संविधान सभा में हमने बात की थी चुनाव की, तो संविधान सभा में या संविधान की सभा बनाने के लिए क्या हुए थे? चुनाव हुए थे, ठीक है ना। संविधान की सभा बनाने के लिए चुनाव हुए थे। चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में। चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में चुनाव हुए। उन चुनावों में अगर हम बात करते हैं तो कुल सीटें कितनी थी? बताओ, चुनाव में कुल सीटें कितनी निर्धारित की गई थी? चुनाव में कुल सीटें जो थी वो निर्धारित की गई थी 292, तो प्रांतों से थी। 11 प्रांत थे टोटल। प्रांत कितने थे? 11, ठीक है। दूसरा आपकी क्या है? देसी रियासतें। देसी रियासतें वो है 73 सीटें। और चौथी है आपकी चीफ कमिश्नरी। चौथी है आपकी चीफ कमिश्नरी। तीसरा क्या है आपका? चीफ कमिश्नरी। देखो, प्रांत 292, प्रांत 292, देसी रियासत कितनी? 73, 73। चीफ कमिश्नरी कितनी? 4 ही चीफ कमिश्नरी थी, ठीक है। 4 कौन कौन सी थी बच्चों? दिल्ली, पुडुचेरी नहीं, पुडुचेरी नहीं, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। तीसरा बलूचिस्तान। और चौथा कौन सा था? कुर्ग, कुर्ग। ये 4 चीफ कमिश्नरी थी और 11 क्या थी? प्रांत थे, ठीक है। अब और देसी रियासतें आपको सबको पता है कि 565 मिलती है, कहीं 562 मिलती है, वहां नहीं रखना है टेंशन, ठीक है। ये आपकी देसी रियासतें थी। अब ध्यान से सुनना, ये तो कौन सी सीटें थी? ध्यान से सुनना, कौन सी सीटें? कुल सीटें जो कि कैबिनेट मिशन, जो कि कैबिनेट मिशन के द्वारा लाई गई थी। कैबिनेट मिशन में सीटें कितनी आई थी? कितनी आई थी? ठीक है ना। अब आगे मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब प्रश्न मैं बनाती हूं निर्वाचित सीटें, तो मुझे यह बताओ कि निर्वाचित सीटें कितनी हुई? निर्वाचित सीटें कितनी हुई? निर्वाचित जो सीटें थी वो कितनी थी? 296। कितनी सीटें निर्वाचित? 296। प्रश्न को ध्यान से सुनना, क्योंकि इन प्रश्नों में मुख्यतः बच्चा गलती कहां करता है, ठीक है ना। मुख्यतः गलती कहां करेगा? गलती करेगा वो एग्जाम में नहीं पूछेगा कुल निर्वाचित सीटें, तो आप ये बताओगे ये तो थी टोटल, निर्वाचित और मनोनीत को मिक्स करके थी। ये कैसी थी? ये केवल निर्वाचित थी, मतलब वो सीटें जिन पर चुनाव हुआ था। तो प्रांतों में जो सीटें थी चुनाव हुआ, ठीक है ना, क्योंकि वहां कौन थे बच्चों? अंग्रेज थे। चीफ कमिश्नरी, यहां भी चुनाव हुआ, चीफ कमिश्नरी में भी चुनाव हुआ, तो 292 + 4 कितना हो गया? 296। देसी रियासतों में सदस्य क्या हुए? देसी रियासतों में सदस्य क्या हुए? मनोनीत हुए। तो हम ये कहते हैं, ठीक है ना, हम ये कह रहे हैं कि हम मतलब आप और मैं दोनों एक बात पर संतुष्ट है ना कि कैबिनेट मिशन में संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्यों को शामिल किया था। एक बार कहीं एग्जाम विशेष में यह था कि संविधान सभा में सदस्य थे निर्वाचित, निर्वाचित मनोनीत, मनोनीत और निर्वाचित, सॉरी यूं कह सकते हो ब्रिटेन के, या कह सकते हैं संसद के द्वारा चुने गए। तो उसमें ऑप्शन क्या, आपको ऑप्शन किस पे जाना है? निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे, निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे, बोथ थे, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस 296 में इस निर्वाचित सीटों को फिर 3 हिस्सों में बांटेंगे। अभी देखना, मैं आपको सीटों के 3 हिस्से बताऊंगी अलग अलग, ठीक है ना। सीटों के अलग अलग हिस्से बनाऊंगी, तो ये तो क्लियर हुआ। एक और पढ़ेंगे अपन, पर अभी तसल्ली रखो, उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। 296 सीटों में बताओ कांग्रेस को कितनी मिली? 208। अच्छा मैंने 73 लिख दिया क्या? सॉरी, तभी मैं सोचू 93 जवाब आ रहा है। 93 है, 93 है, 93 है, सही है, मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। वो 93 है, बिल्कुल सही कह रहे हो, 93 है। चलो, कांग्रेस को 208 मिली, मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग देखकर याद आ गया मुझे, मुस्लिम लीग को 73 मिली थी। और अन्य जो सीटें थी छोटी मोटी पार्टियों को, मतलब पार्टी विशेष में एक सीटें थी। यहां कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, उसने सबसे ज्यादा लिया था 208। मुस्लिम लीग भी एक पार्टी थी, 73 सीटें, और बाकी जो पार्टियां थी उनको एक मिला था, ठीक है। उनमें से एक बात ध्यान रखना, 8 सीटें निर्दलीय थी। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा में कितनी सीटें निर्दलीय थी,
तो संविधान सभा में 8 सीटें निर्दलीय थी। संविधान सभा में 8 सीटें निर्दलीय थी। देखो इसके अलावा बाकी 4 सीटें किससे थी ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, इतना डिटेल में नहीं जाएगा। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर देते हो तो एक संभावना बनती है, या कोई नेट का पेपर दे रहे हो तो एक संभावना बनती है। बाकी आप आईएएस दो चाहे आरएस दो, किसी भी एग्जाम लेवल में दो, इतना डिटेल में नहीं जाता एग्जामिनर। यहां तक पॉइंट क्लियर? ये ध्यान रखना 93 है, ठीक है 93 है, मुझे अब ध्यान आ गया। ये जैसे याद हुआ वैसे इसको देख लिया, ये 93 है देसी रियासत। अब अगली बात समझना, ये तो हो गई सीटें, ये हो गई निर्वाचित सीटें, चुनाव हो गया, 296 सीटों पर चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद अब अगली बात आती है कि कुल महिलाएं कितनी थी। कुल महिलाएं कितनी थी? कल भी बताया था, कुल महिलाएं कितनी थी? 15 थी। कुल महिलाएं 15 थी। कुल महिलाओं में से 9 महिलाएं प्रथम बैठक में उपस्थित हुई थी। जो संविधान सभा की पहली बैठक थी उसमें 9 महिलाएं उपस्थित हुई थी। मैं आगे भी पढ़ाऊंगी आपको, निश्चिंत रहो। अब मैं बात करूं राजस्थान, तो राजस्थान के कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में राजस्थान के कितने प्रतिनिधि मिलते हैं आपको? बताओ, राजस्थान के कितने प्रतिनिधि आपको संविधान सभा में शामिल किए गए थे? कितने प्रतिनिधि टोटल बताओ, टोटल कितने प्रतिनिधि? देखो बिल्कुल सही, टोटल आपको जो मिलते हैं उनकी संख्या कितनी मिलेगी? 14। टोटल कितने हैं? 14। 14 में से जो 13 थे, 14 में से जो 13 थे वो तो थे मनोनीत, और एक जो था वो था निर्वाचित। अब मेरे प्रश्न का जवाब देना, राजस्थान में, ठीक है ना, विकास चौहान जी 15 क्या कह रहे हो? 14। अब एक बात ध्यान रखना, इसको किताब में मैंने इसका फिगर 15 भी देखा था, एक किताब में इसका फिगर 11 भी देखा था, एक किताब में 12 भी देखा था, और एक किताब में 9 भी देखा था। मैं आपको सारे फिगर बताऊंगी, कहां कहां कंफ्यूजन की व्यवस्था हुई वो भी। मैंने भी ये तीनों फिगर देखे थे, 11 भी देखा, 15 भी देखा, 12 भी देखा, 9 भी देखा। मैंने ये चारों फिगर देखे थे, ठीक है ना। पर इन चारों में मैंने सही निर्णय तब निकाला जब मैं लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर गई। लोकसभा या राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर देखेंगे संविधान सभा, तो उसमें संविधान सभा में क्या होगा? सभी देशी रियासतों के नाम आएंगे, उन देशी रियासतों से कितने कितने प्रतिनिधि आए उनका नाम आएगा, ठीक है ना। और उनमें मैंने एक एक को देखा तो उसमें पता चला जैसे बीकानेर से एक है, उदयपुर से एक है, आपके जयपुर से 3 था, जयपुर से सबसे ज्यादा थे, 3 थे, आपके जो राजपूताना क्षेत्र है वहां से 3 थे। इस प्रकार करके टोटल संख्या 13 हुई, और एक निर्वाचित कौन सी थी? अजमेर मेरवाड़ा। तो ये ध्यान रखना, आपको ये जो मैं 14 संख्या बता रही हूं ये मैंने मुख्यतः बिल्कुल आपके मुकुट बिहारी जी जो थे वो बिल्कुल अजमेर मेरवाड़ा से थे, सही कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन मत रखना, ये जो 14 संख्या है बुकों में अलग अलग मिल रहा है, फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। किताब की बजाय 14 पर जा सकते हो अगर डाउट रहता है, तो अगर कहीं डाउट रहे तो आप लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर संविधान सभा के जो सदस्य है, संविधान सभा के जो सदस्य है उनकी लिस्ट चेक कर लेना, वहां आपको संतुष्टि मिल जाएगी। जहां कहीं भी डाटा अगर आगे पीछे मिलेगा तो उसका मैंने ऑथेंटिक सोर्स कौन सा माना है वो आपको मैं क्लास में साथ साथ बताती चलूंगी, क्योंकि जिन डाटा में कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां जब तक बच्चे के पास में ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता ना, ठीक है ना, तब तक बच्चा क्या करता है, उसको मानता नहीं है। तो अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो 14 को वरीयता दे सकते हो, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की वेबसाइट पर सदस्यों के नाम दे रखे हैं, उन सदस्यों के नाम को आप खुद गिन लेना। 13 तो होंगे आपके देशी रियासत से, और एक होगा आपका अजमेर मेरवाड़ा का, ठीक है ना। राज्यसभा लोकसभा ऑफिशियल वेबसाइट ही है, राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स डालोगे ना तो राज्यसभा की लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट ही खुल जाएगी, निश्चिंत रहो। बाकी टेंशन है तो लक्ष्मीकांत में लिस्ट दे रखी है, वहां गिन लो, ठीक है। यहां तक कंप्लीट क्लियर? चलो मैंने कंफ्यूज काफी कर दिया आपको, है ना। चलो कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल महिलाएं 15 थी, जिसमें से पहली बैठक में 9 ही महिलाएं शामिल हुई। राजस्थान के प्रतिनिधि 14 थे, 14 में से 13 मनोनीत थे क्योंकि वह देशी रियासत से थे। 13 मनोनीत थे, वह देशी रियासत से थे, और एक निर्वाचित था अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी जी, ठीक है। कौन थे? मुकुट बिहारी जी, ठीक है। ये आपके कौन थे? अजमेर मेरवाड़ा से एकमात्र निर्वाचित थे। यहां तक पॉइंट क्लियर? चलो सीटों को लेकर आगे समझना मेरी बात को। ये तो थी आपकी
निर्वाचित कुछ सीटों की बात। चलो अब इसी चुनाव में हम बात करते हैं कि सर्वाधिक सीट किसे मिली। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, जैसे ठीक है ना, ऐसे सर्वाधिक में देश जो दो हिस्सों में बटा था, एक तो था आज जैसे क्या है, आज हमारा देश राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है ना, ठीक है ना, आज जैसे राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार पहले थे प्रांत और देसी रियासत, प्रांत, देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रांतों में सबसे ज्यादा सीट किसको अलॉट हुई थी, किसको अलॉट हुई थी, संयुक्त प्रांत को, जिसका नाम क्या है, यूपी, ठीक है। यूपी कितनी सीटें, 55, संयुक्त प्रांत 55 सीटें। देसी रियासत में जो थी वो सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली थी बच्चों, देसी रियासत में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी हैदराबाद को। कितनी सीटें मिली थी, 16। हैदराबाद को कितनी सीटें, 16। उन 16 में से अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हैदराबाद से एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ, हैदराबाद से एक भी आदमी शामिल नहीं हुआ, एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ, इसलिए मैसूर दूसरी सर्वाधिक हो गई, क्योंकि मैसूर रियासत से 60 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। मेरी बात यहां तक क्लियर। सबसे ज्यादा हैदराबाद में अलॉट हुई थी सीटें, परंतु हैदराबाद आप सबको पता है जब भारत का एकीकरण हो रहा था तब जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इन तीनों ने एकीकरण में हमारा सहयोग नहीं किया था। जूनागढ़ में तो जनमत संग्रह करा लिया था, जनता से पूछ लिया था। आपके हैदराबाद में आपकी सेना, आप कह सकते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती उसको शामिल किया था, ठीक है ना। बिल्कुल, ये पाकिस्तान में पहले तो स्वतंत्र बनना चाहते थे, फिर पाकिस्तान में मिलना चाहते, तो इस तरह क्या हैदराबाद की स्थिति क्लियर नहीं थी, तो हैदराबाद ने किसी भी प्रतिनिधि को नहीं भेजा। हालांकि जब हैदराबाद आपके भारत का हिस्सा बन गया उसके बाद में तो प्रतिनिधि शामिल हुए ही है, ठीक है ना, उसके बाद में हुए। परंतु अगर हम पहले बात करें तो पहले हैदराबाद से एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। ये एग्जाम में प्रश्न तैयार होता है, ये एग्जाम में क्या होता है, प्रश्न तैयार होता है। क्या होता है तैयार, हैदराबाद रियासत, हैदराबाद रियासत, हैदराबाद रियासत या ऐसी कौन सी रियासत थी जिसमें एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ, कौन सी रियासत थी, हैदराबाद थी। दूसरी, अगर मान लो एग्जामिनर ये आए कि ऐसा, ध्यान से सुनना, ठीक है, क्वेश्चन ये बन जाए कि संविधान सभा में सर्वाधिक किस देशी रियासत के, ध्यान से सुनना, सर्वाधिक किस देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो शामिल हुए थे। अगर ये बात आ गई तो शामिल किसके हुए थे, मैसूर के हुए थे। एक बच्चे को जब प्रश्न मैंने ये ऑप्शन में आया था कोई टीटीएस वगैरह में कहीं, तो बच्चा कंफ्यूज हुआ था कि मैंने तो हैदराबाद पढ़ा है, तो हैदराबाद को तो अलॉट हुई थी कितनी सीटें निर्धारित, सर्वाधिक सीटें किसको निर्धारित, हैदराबाद को निर्धारित। शामिल हुए थे तो शामिल किसके हुए थे, मैसूर के हुए थे। यहां तक पॉइंट क्लियर। आगे देखो, चीफ कमिश्नरी की तुम्हें सबको पता ही है, किसी के पास ज्यादा नहीं थी, 4 थी और चारों के पास कितनी सीटें थी, 1-1 सीटें थी, ठीक है ना। तो सर्वाधिक चीफ कमिश्नरी में तो किसी को नहीं था। देशी रियासत प्रांतों को मैंने समझा दिया, यहां तक पॉइंट क्लियर। अब देखो सर्वाधिक के बाद अब बात करो हुआ क्या, ध्यान से सुनना। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, मुस्लिम लीग अपना अलग से संविधान चाहती थी, मुसलमान अलग होना चाहते थे। उन्होंने चुनाव में भाग लिया और चुनाव में भाग लेने के बाद उन्हें यह पता चला कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनकी संविधान में संख्या कम रही। अब राजनीति का तो एक नियम है, अगर बहुमत नहीं है, अगर बहुमत नहीं है तो आपका कोई वजूद नहीं है, अगर बहुमत नहीं है तो आपका कोई वजूद नहीं है, बहुमत होना बहुत जरूरी है। अब इन्हें लगा कि इस इतने कम प्रतिनिधि से तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अब बोले क्या किया जाए, तो इन्होंने क्या किया, संविधान सभा का बहिष्कार किया। मतलब संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं हुआ, मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य उपस्थित बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। अब कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं हुआ तो ये तय हो गया, क्योंकि उपस्थित भी नहीं हुए और ऊपर से भारत में दंगे फसाद करना, परेशान करना, तो इससे एक चीज तय हो गई कि मुसलमान जो है वो अब भारतीयों के साथ में संविधान नहीं बना सकते।
तो उन्होंने क्या तय किया, मतलब यूं कह सकते हैं इसके समर्थन में गांधी कभी नहीं थे, पर नेहरू थे, पटेल थे, अन्य आपके जो नेता थे वो शामिल हुए और उन्होंने माउंटबेटन को साफ कह दिया कि हमें अलग कर दिया जाए, हमें अलग कर दिया जाए। गांधी समर्थन में नहीं थे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। माउंटबेटन योजना, अब माउंटबेटन ने क्या किया, भारत को और पाकिस्तान को अलग करने की योजना तैयार की, जिस योजना को आप भारत पाक विभाजन भी कह सकते हो, जिस योजना को आप क्या कह सकते हो, भारत पाक विभाजन भी कह सकते हो, जो कि कब हुआ है। अब मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जैसे ही हम पढ़ते हैं भारत पाक विभाजन, हम जाते हैं 15 अगस्त पे या हम जाते हैं 14 अगस्त पे, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। कोई 15 अगस्त, कोई 16 अगस्त, कोई 14 अगस्त नहीं है। जवाब क्या होगा इसका, 3 जून 1947। अब आप कहोगे मैडम 3 जून 1947 को क्या था, तो माउंटबेटन योजना बनाकर ब्रिटेन की संसद में लेकर गया और ब्रिटेन की संसद में इस भारत पाक विभाजन पर ब्रिटेन की संसद ने 3 जून 1947 को मोहर लगाकर यह कह दिया कि भारत अलग होगा और मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनेगा जिसका नाम होगा पाकिस्तान। जिसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान विभाजन 3 जून 1947। एक बात और देख लेना, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, गांधी जी हैं, अली जिन्ना है, ये दो व्यक्तियों का नाम जहां तक मुझे पता है सब बच्चों ने सुना है, महात्मा गांधी है और अली जिन्ना है। तो मुझे बताओ, क्या यह दो बड़े प्रमुख आदमी, ये दो बड़े प्रमुख आदमी क्या संविधान सभा में थे? क्या यह संविधान सभा के सदस्य थे? मेरे प्रश्नों का जवाब दो। क्या महात्मा गांधी और अली जिन्ना जो थे वो संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे? ये बताओ, बताओ रमेश जी। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को आजादी की बात हुई थी। भारत पाकिस्तान विभाजन की तिथि या उसको जो पारित किया गया था वो 3 जून 1947। निश्चिंत रहो, एनसीईआरटी आपकी लक्ष्मीकांत है, आपकी मौर्यन त्रिवेदी है, फड़िया एंड फड़िया है, ठीक है। ये सारी किताबों का निचोड़ ही मैं आपको दे रही हूं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बिल्कुल सबका जवाब सही है। यह दोनों सदस्य जो थे वो संविधान सभा में शामिल नहीं थे, ठीक है। ये दोनों ही संविधान सभा में शामिल नहीं थे। ये एक बात थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है, महात्मा गांधी का हम नाम बहुत बार सुनते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, हम क्या करते हैं उसको संविधान सभा से जोड़ लेते हैं, जो कि गलती होती है। यहां देखो, भारत का पाकिस्तान का क्या हो गया बच्चों, विभाजन हो गया। अब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो भारत पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद, अब मेरी बात को गौर से सुनना, विभाजन के बाद अब स्थिति देखना। अब एक बात बताना, एक मैप, हालांकि मैप मैं इतना अच्छा नहीं बनाती हूं, ठीक है ना। मान लो ये आपका पूरी भारत की स्थिति थी, इतना अच्छा नहीं है मैप, ये भारत की स्थिति है, ठीक है। ये आपका अलग है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है, सब कुछ एक में एक। ये आपका 3 जून 1947 से पहले का था, ये उससे पहले ऐसा मैप था, मतलब ऐसा भी नहीं था, थोड़ा ठीक था, ये था। अब क्या हुआ, 3 जून को जैसे स्थिति अलग हुई और आपके यहाँ भारत शासन अधिनियम 1947 आया और रेड क्लिफ ने आपकी सीमा, मयंक जी मैप के बारे में मत कहिए, मैंने कहा ना मैं इतना मैप को लेकर, डायग्राम को लेकर मैं इतनी स्पेसिफिक नहीं हूं, ठीक है। तो क्या किया, देखो बात ध्यान से सुनना, इसे बना दिया पाकिस्तान और इसे बना दिया पाकिस्तान। मैं केवल आपको समझाने के लिए, मेरा मोटिव है, ध्यान रखना, ठीक है। ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान। अब क्या हुआ, 3 जून को आपका पाकिस्तान मतलब पारित हो गया और 1947 के द्वारा इनकी सीमाओं का निर्धारण कर दिया। ये सीमा का निर्धारण हो गया, ठीक है। अब सीमा का निर्धारण होने के बाद में मुझे बताओ, जब ये पूरा भारत था, जब ये पूरा भारत था, तब 3 जून से पहले सदस्य कितने थे, 389 थे ना। देखो बच्चों को डाउट रहता है, 3 जून से पहले सदस्य कितने थे, 389। अब जब भारत पाकिस्तान अलग हो गया, जब आपकी सीमा अलग अलग हो गई, तो मुझे बताओ भारत में, केवल भारत में संविधान सभा में कितनी सीटें हैं, केवल भारत में संविधान सभा में कितनी सीटें थी, 299, ठीक है, 299। मैं आपको इसलिए इजी तरीके से समझा रही हूँ कि ये दोनों सीटें ना जब एग्जाम में आती है ना, 389 और 299, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है।
अब क्या जवाब दें, ठीक है ना। 299 और 299 को अगर हम 3 हिस्सों में बांटते हैं तो ध्यान से सुनना, प्रांत, प्रांतों से सीटें 226, देसी रियासत 70 और चीफ कमिश्नरी कितनी, 3, क्योंकि बलूचिस्तान कहां चली गई, कहां चली गई, पाकिस्तान के पास चली गई, बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास चली गई और बाकी अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली और आपका कुर्ग ये आपके पास में ही थी, ठीक है। तो जोड़ लो, ये 299 हो रहा है ना। आप लोगों की गणित बहुत अच्छी है, मुझे पता है। चले, तो ये हो गई आपकी भारत की, ध्यान से सुनना, वो तो है संविधान सभा की सीटें, कुल सीटें, ये है भारत की संविधान सभा की सीटें, मतलब भारत बन गया। अब ये क्या बन गया, भारत बन गया, ठीक है ना, भारत बन गया और भारत में 299 सीटें हो गई। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब यहां तक डाउट, अब हुआ क्या, अच्छा एक बात और समझ लो, चलो मैंने मैप मिटा दिया ना, चलो एक बात और सुन लो, यही समझ लो। ये क्षेत्र पहले आपके पास था, ये पाकिस्तान था, ये पहले भारत के पास था। तो हुआ क्या, जब संविधान सभा के चुनाव हुए तो बंगाल से, ध्यान से सुनना, बंगाल से बी आर अंबेडकर निर्वाचित होकर संविधान सभा में शामिल हुए। डायग्राम से अच्छे से समझ में आता है। यहां बंगाल से बी आर अंबेडकर चुनकर शामिल हो गए। अब आराम से संविधान सभा में, हालांकि जो प्रारंभिक बैठक है उनमें आपके बी आर अंबेडकर का इतना महत्व नहीं आता, पर आगे मेरी बात को ध्यान से सुनना। बी आर अंबेडकर शामिल हो गए। अब हुआ क्या, आपके 3 जून 1947 मतलब आजादी के बाद ये हिस्सा चला गया किसके पास, पाकिस्तान के पास। ये हिस्सा किसके पास चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया ये हिस्सा। अब गड़बड़ हो गई। अब पाकिस्तान ने बी आर अंबेडकर को कहा, भाई ये तो सीट हमारी है, या तो भारत के संविधान में शामिल हो जाओ या सीट से त्याग पत्र दे दो। तो बी आर अंबेडकर ने दे दिया त्याग पत्र, ठीक है, बी आर अंबेडकर ने दे दिया त्याग पत्र। और संविधान सभा में यूं समझ लीजिए कि संविधान सभा के लोगों को यह पता था कि बी आर अंबेडकर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उसका संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान साबित हो सकता है, क्योंकि इस व्यक्ति को कानून की बहुत अच्छी बारीक ज्ञान, मतलब कह सकते बारीक ज्ञान था इस व्यक्ति को। तो बी आर अंबेडकर को क्या किया, यहां मुंबई प्रेसिडेंसी में, शब्द ध्यान से सुनना, मुंबई प्रेसिडेंसी में पूना संसदीय सीट थी। मुंबई प्रेसिडेंसी में पूना संसदीय सीट थी। इस सीट पर एक व्यक्ति था, नाम मुझे पूरा याद नहीं, जयक्कर। इस सीट पर एक व्यक्ति था जयक्कर, ठीक है ना। इसको तो दिलवाया त्याग पत्र, इस व्यक्ति से तो दिलवाया त्याग पत्र। और इस जयक्कर की सीट की जगह बी आर अंबेडकर को मुंबई प्रेसिडेंसी से पुनः संविधान सभा में शामिल कर लिया। यहां तक मेरी बात, यहां तक समझो। बी आर अंबेडकर बंगाल से निर्वाचित हुए, और बंगाल से निर्वाचित होने के बाद जब बंगाल पाकिस्तान में चला गया, और पाकिस्तान में जाने के बाद बी आर अंबेडकर ने वहां से तो दिया त्याग पत्र, और मुंबई प्रेसिडेंसी में पूना संसदीय सीट से एक व्यक्ति था जयक्कर, उसको तो दिलवाया त्याग पत्र, और उसकी जगह स्वयं बी आर अंबेडकर संविधान सभा में शामिल हुए। अब प्रश्न देखना, बी आर अंबेडकर संविधान सभा में शामिल हुए थे, प्रश्न ध्यान से सुनना, बी आर अंबेडकर संविधान सभा में शामिल हुए थे। अब शामिल हुए थे, अब ऑप्शन अगर अकेला बंगाल आ जाए तब बंगाल कर देना, ठीक है, अकेला बंगाल आ जाए तो बंगाल कर देना। अब अगर बंगाल नहीं आए और मुंबई प्रेसिडेंसी आए तो मुंबई प्रेसिडेंसी कर देना। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैडम दोनों आ जाए तो, ठीक है ना भाई। हाँ मुझे पता है एम.एन. रॉय की परामर्श थी, जिसमें राजेंद्र जो प्रसाद थे उनका योगदान बहुत बड़ा था। राजेंद्र प्रसाद ने ही आपकी मुंबई जो प्रेसिडेंसी थे, ठीक है, उनके जो सीएम थे उनको मनाया था, और इस व्यक्ति को मनाने में भी योगदान था। राजेंद्र प्रसाद को तो एम.एन. रॉय ने कहा था, पर राजेंद्र प्रसाद जी तो थे, उन्होंने बी आर अंबेडकर को वापस निर्वाचित करने के लिए योगदान बहुत बड़ा दिया था। चलो ये एक बात है, इस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन ये बनता है जो मैं डिस्कस कर रही हूं, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए
ठीक है, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर पूर्व में निर्वाचित हुए थे, तो पूर्व में निर्वाचित हुए तब बंगाल आ जाएगा। सीधा पूछ ले कि बी आर अम्बेडकर कहां से निर्वाचित हुए थे, बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कहां से निर्वाचित थे, कहां से निर्वाचित थे, सीधा आ जाए, दोनों ऑप्शन आ जाए तो मुंबई प्रेसिडेंसी को दोगे। तो जब ये अगर ये दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाए, बंगाल और मुंबई, तो प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। यहां तक मेरी बात को क्लियर समझे? तो बी आर अम्बेडकर को लेकर डाउट क्लियर। बी आर अम्बेडकर बंगाल से निर्वाचित हुए, उसके बाद में उन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी में पूना संसदीय सीट से जयकर को दिलवाया त्यागपत्र और उनकी जगह स्वयं शामिल हो गए। ये हमने बात कर ली आपके बी आर अम्बेडकर की। तो ध्यान से सुना, ये कुछ फैक्ट्स है, आपको पता होने चाहिए। यहां तक क्लियर? अब देखो एक बात और, चलो थोड़ा सा भारत शासन अधिनियम 1947 भी डिस्कस कर लेते हैं। एक अधिनियम वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं, भारत शासन अधिनियम। हालांकि जो अधिनियम है उनको लेकर मैं अलग से बनाऊंगी, ठीक है। आपके जितने भी अधिनियम या जो भी एक्ट हुए थे, ठीक है ना, जो भी अधिनियम और एक्ट हुए थे उनको लेकर अलग से बनाऊंगी। पर यहाँ ये अधिनियम क्या हो रहा है, आपके संविधान सभा में फिट बैठ रहा है, तो हम उसको सुन लेते हैं अच्छे से। तो भारत शासन अधिनियम 1947, ध्यान से सुनना, यह ब्रिटेन की संसद में, यह ब्रिटेन की संसद में 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया था। क्या हो गया था? पारित हो गया था, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में क्या प्रावधान किए गए, बात ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात इन्होंने यही कही कि भारत को, जो आपका ये हिस्सा है, भारत को दो डोमिनियन राज्यों में बांटा जाएगा। 2 राज्यों में बांटा जाएगा, ठीक है। एक होगा भारत और दूसरा होगा पाकिस्तान। यहां तक क्लियर? फिर दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति में गवर्नर होंगे माउंटबेटन, ठीक है। और आपके प्रधानमंत्री होगा जवाहरलाल नेहरू। वही पाकिस्तान की स्थिति सुनना, पाकिस्तान में क्या कहा, मतलब 1947 में तय करके आ गया था कि क्या स्थिति होगी। गवर्नर तो है, वो रहेंगे आपके अली जिन्ना, और प्रधानमंत्री रहेंगे लियाकत अली। ये क्या रहेंगे? ये प्रधानमंत्री रहेंगे। तीसरी बात सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान सभा में, भारतीय जो संविधान सभा है, बंटवारे के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल 299 सीटें होंगी। बात को ध्यान से सुनना, भारतीय संविधान सभा में विभाजन के बाद, भारतीय संविधान सभा में विभाजन के बाद 299 सीटें, ठीक है। 299, अच्छा सीएम लिख दी है क्या, ठीक है, पीएम। 299 सीटें हमारे संविधान में होंगी। यहां तक क्लियर? चलो एक बात और समझो, ये तो 3 प्रावधान थे, आगे समझना चौथा क्या कह रहा है। चौथे प्रावधान पे गौर करना। चौथा प्रावधान क्या कहता है? ये कह रहा है कि जब तक भारत का खुद का संविधान लागू नहीं हो जाएगा, जब तक भारत का खुद का संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक भारत जो है वो भारत शासन अधिनियम के अनुसार कार्य करेगी। मतलब जब तक भारत का खुद का संविधान लागू नहीं हो जाएगा, जब तक भारत का खुद का संविधान लागू नहीं होगा, वो उसके अनुसार कार्य करना नहीं करेंगे शुरू, तब तक भारत 1935 अधिनियम के द्वारा अपनी कार्यवाही, अपनी व्यवस्था को स्थापित रखेगा, मतलब देश चलाएगा, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, बात समझना। इन्होंने कहा अगर संविधान सभा चाहे, ध्यान से सुनना, अगर संविधान सभा चाहे तो ब्रिटेन के संसद द्वारा बनाए गए कानूनों में परिवर्तन करने का अधिकार
रखती है। ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनना। 1947 के अधिनियम में ये कह दिया कि भाई 1935 के हिसाब से काम करना, और ये भी कह दिया कि मान लो इस 1935 में अगर ऐसा कोई प्रावधान है, ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान है जो आपके भारत के लिए या संसद को या कह सकते हैं संविधान सभा को सही नहीं लग रहा, उस प्रावधान में अगर किसी में कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो संविधान सभा 1935 के अधिनियमों में कानूनों में परिवर्तन कर सकती है। मतलब जो ब्रिटेन ने अगर कानून बनाए हैं, अगर आप चाहे तो उन कानून को बदल सकते हो, ये अधिकार दिया था भारतीय संविधान सभा को भारत शासन अधिनियम 1947 को। यहां तक क्लियर? एक बात और सुन लेना अच्छे से, क्योंकि ये जो अधिनियम है हो सकता है मैं वापस नहीं पढ़ाऊं, जब अधिनियम पढ़ाऊंगी ना तो 1935 तक ही पढ़ा दूंगी, ये वाला अधिनियम आ नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहां मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूं उसको। और जो अधिनियम होते हैं उनसे जब प्रश्न आते हैं ना, तब बच्चों का मामला एकदम नील हो जाता है। और अधिनियमों से प्रश्न, जैसे अगर ऐसा ही करते हो या आरएस दे रहे हो, या फिर जैसे पटवारी है, पटवारी में ये अधिनियम इस बार जोड़ दिए, ठीक है, तो पटवारी में अधिनियम इस बार जोड़ दिए, एक प्रश्न कंफर्म आता है 1919, 1935, 1947, इनको अधिनियमों से एक प्रश्न कंफर्म आएगा। रिट विशेष में ये टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। तो यहां ध्यान से सुनना। एक बात और देखो, इन्होंने कहा कि संविधान सभा जो होगी उसके दो काम होंगे। अब एक बात ध्यान से सुनो, आपके देश में आज कानून बनाने के लिए आपके पास में क्या है बच्चों? आज आपके देश में कानून बनाने के लिए संसद है। आपके पास में क्या है? संसद है। अब आपके पास में संसद है, परंतु संसद तो 1952 में बनी ना, संसद तो 1952 में बनी। उससे पहले आपके देश में कानून कौन बना रहा था? ध्यान से सुनना। संविधान सभा के दो काम होंगे। संविधान सभा जो है वो 2 शिफ्ट में काम करेगी, सुबह और शाम को, ठीक है। उसमें से एक काम तो करेगी देश में कानून निर्माण करने का, संसद की तरह, ठीक है। संविधान सभा एक शिफ्ट में तो क्या करेगी? देश में कानून बनाने का काम करेगी। दूसरा, इन्होंने कहा दूसरा काम होगा संविधान निर्माण का। दूसरा काम क्या होगा? संविधान निर्माण का। अब यहां बात ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां बात ध्यान से सुनने वाली क्या बात है? क्या कहा? जब तक निर्वाचित संसद नहीं बन जाती, जब तक संविधान पूरा नहीं बन जाता, लागू नहीं हो जाता, तब तक आपके यहाँ संसद की तरह काम कौन करेगी? संविधान सभा, जो कि कानून का निर्माण करेगी। और दूसरी बात क्या कही? संविधान का निर्माण करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। तो ये 2 काम उन्हें सौंपे गए थे, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? 2 डोमिनियन राज्य होंगे, 2 डोमिनियन राज्य होंगे, एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा। दूसरे हमने क्या पढ़ा? भारत में गवर्नर माउंटबेटन होगा, पीएम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होंगे। पाकिस्तान में गवर्नर अली जिन्ना होंगे और प्रधानमंत्री लियाकत अली होंगे। तीसरा हमने पॉइंट क्या पढ़ा था? भारतीय संविधान में जो विभाजन के बाद, भारतीय संविधान में विभाजन के बाद 299 सीटें रहेंगी, 389 नहीं होंगी। फिर हमने चौथा पढ़ा, जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक 1935 से हम काम चलाएंगे। चौथा, पांचवा क्या कहा? संविधान जो है वो संसद की तरह, ब्रिटेन की संसद में अगर कानून बनाए तो उन्हें वो क्या कर सकती है? परिवर्तित कर सकती है। चौथा हमने पढ़ा, संविधान 2 तरह से काम करेगा, एक कानून बनाना और दूसरा संविधान निर्माण का काम करेगा। एक बात मुझे और याद आ गई, साफ कहा गया कि आपके यहाँ सीमा का निर्धारण करने के लिए एक व्यक्ति होगा जिसमें अध्यक्ष थे, वो व्यक्ति जो थे वो अध्यक्ष थे। सीमा निर्धारण का काम किसे दिया गया? सीमा निर्धारण का काम रेडक्लिफ को दिया गया है, ठीक है। सीमा निर्धारण का कार्य रेडक्लिफ को दिया गया है। पॉइंट यहां तक क्लियर? डोमिनियन राज्य थे, नहीं मयंक, डोमिनियन देश का नाम कभी भी नहीं आता है, डोमिनियन राज्य का नाम आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। डोमिनियन स्टेट सुना होगा आपने नाम, है ना, कभी भी देश नहीं आएगा, डोमिनियन राज्य होते हैं, अधीन, एक तरह से अधीन भी नहीं होते,
डोमिनियन स्टेट ही नाम सुना है, डोमिनियन स्टेट ही होते हैं, डोमिनियन कंट्री नहीं होते हैं, डोमिनियन देश नहीं होंगे। ठीक है मयंक जी, यहां तक क्लियर पॉइंट। चलो, यह आपका भारत शासन अधिनियम हो गया और इसी के साथ में संविधान सभा के चुनाव की जो व्यवस्थाएं थी वो हो गई। अब शुरू करते हैं संविधान सभा की प्रमुख बैठकें, और प्रमुख बैठकों से अच्छे प्रश्न तैयार होते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब आप कहोगे मैडम आप तो हर के लिए यही कहते हो कि अच्छे प्रश्न तैयार होंगे, तो ध्यान से सुनो। प्रमुख बैठकें, प्रमुख बैठकों में आप सबको ये पता है बच्चों की कुल बैठक कितनी हुई थी? कुल बैठक कितनी हुई? जवाब दो फटाफट, जल्दी बोलो जवाब। टोटल बैठकें कितनी हुई थी? टोटल बैठकें कितनी हुई थी? देवेंद्र, इसका जवाब मैं सबसे लास्ट में दे दूंगी आपको, ठीक है ना, लास्ट में दे दूंगी। टोटल बैठकें कितनी हुई थी? 112। अरे क्या करते हो बच्चों, कुल सत्र या अधिवेशन है वो, कुल सत्र या अधिवेशन कितना पढ़ते हो? वो भी 12 नहीं है, वो भी 12 नहीं है, 11 + 1 है, 12 नहीं है वो भी, ठीक है ना। तो कुल बैठक 166 हुई है और कुल सत्र और कुल अधिवेशन कह लो चाहे से, वो 12 है, जिसमें 12 नहीं कहोगे, 11 + 1 कहा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कुल बैठक 166 हुई। अब एक बात समझ लेना, मैं 166 बैठ के नहीं पढ़ाने वाली टोटल नहीं पढ़ेंगे हम। उन 66 बैठकों में से मुख्यतः अगर देखा जाए तो 5 बैठक होती हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जिनसे कोई प्रश्न आने की संभावनाएं पैदा होती हैं, ठीक है ना। आर्मी बॉय जी, आप 165 ये बता रहे हो संविधान निर्माण तक की बैठक। अभी मेरे साथ जुड़े रहो, आपके 165, 166, मैडम ये 11 + 1 मतलब 12 ही तो होते हैं बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ रही हूं, पर आपको मेरे साथ में शब्दों में महत्वपूर्ण रूप से जानना होगा, क्योंकि इतने दिन आप लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ा है जिसमें साफ लिखा है अनुच्छेद में, ये जो डाटा है ये हिस्ट्री की तरह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ शब्दों का बहुत फेर चलता है। अब ध्यान से सुना, जैसे एक बच्चे ने कहा मैडम 165 पढ़ी है मैंने, तो जो आर्मी जो बॉय था हमारा एक, तो बात ध्यान से सुनना, अच्छे से सुन, बता रही हूँ, निश्चिंत रहो। अगर ये प्रश्न आ जाए कि संविधान निर्माण तक कितनी बैठकें हुई हैं, तो संविधान निर्माण तक की बैठक है 165, ठीक है। और ये आ जाए संविधान में कुल बैठक, संविधान सभा में कुल बैठक, संविधान की कुल बैठक, तो आ जाएगा 166। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। 114 दिन, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 114 दिन प्रारूप पर बहस हुई है, ठीक है, मतलब इस पर भी डिक्लेयर करूंगी। एक तो आपके 114 दिन है उस पर प्रारूप पर बहस हुई है, कितनी हुई है? प्रारूप पर बहस होना मतलब प्रारूप समिति पढ़ेंगे ना, वहां चर्चा करेंगे। अरे निश्चिंत रहो, बीच में मत लेकर आओ पॉइंट को, अच्छे से समझो। टोटल बैठकें 166, कुल सत्र या अधिवेशन 11 + 1। 11 + 1 कैसे हुए थे हम बाद में देखेंगे, यहाँ क्लियर करो। तो जो टोटल बैठकें थी उनमें से हम 5 पढ़ेंगे, जिद मत करना सारी पढ़ाओ सारी पॉसिबल नहीं है, मुझे याद भी नहीं है, मुझे क्या किसी को भी याद नहीं है, कहीं किताब में भी नहीं है, आती नहीं है, ठीक है। पहली जो प्रथम बैठक है, पहली प्रथम बैठक की बात कर लेते हैं, जो कि कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। पहली बैठक, अब ध्यान से सुनना, इस पहली बैठक में सबसे बात हुई, कहां हुई? स्थान, तो स्थान था आपका संविधान भवन दिल्ली में, ठीक है। जो आज अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में आप लोग इसे कहते हैं संसद का केंद्रीय हॉल, संसद का केंद्रीय भवन, ठीक है, केंद्रीय हॉल, सेंट्रल हॉल जिसे हम कहते हैं। तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो इसे केंद्रीय हॉल कहेंगे, और पहले इसका नाम था संविधान भवन, दिल्ली में था। यहां ये सबसे पहली बैठक हुई, स्थान। अब अगली बात आती है कि इस बैठक में कुल महिलाएं कितनी थी? तो इस बैठक में कुल 9 महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है। इस बैठक में कुल जो महिलाएं थी उनमें से कुल महिलाएं 9 थी, कुल इसी में भाग लिया था। बाकी जो महिलाएं थी ना, उनका ध्यान क्या रखना है, वो बाकी महिलाएं बाद में जुड़ी थी। उपस्थित सदस्य, इसका जवाब दो। उपस्थित सदस्य कितने थे? उपस्थित सदस्य कितने थे?
उपस्थित सदस्य कितने थे? उपस्थित सदस्य कितने थे? जवाब दो। उपस्थित सदस्य, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर हर बच्चा बहुत ज्यादा डाउट होता है। 211, 211, चलो मोतीलाल जी दिल्ली। और देखो ये एक बहुत डाउटफुल क्वेश्चन रहता है, बहुत ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इसको लेकर तो मैंने कितना रिसर्च किया है। अब देखो हर बच्चे ने ये टॉपिक पढ़ा होगा, पर हर बच्चा, मुझे समझ में नहीं 211 पर इतना जोर क्यों है। हाँ बिल्कुल, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, बहिष्कार किया था। अब मेरी बात सुनना, अब इसे समझाने के लिए मुझे पता है मुझे थोड़ा सा फिर टाइम लगेगा। मैं जाऊंगी 207 पे। अब बात ध्यान से सुनना, अगर ऑप्शन 207 नहीं मिलेगा तब आपको 211 ऑप्शन मिलेगा, तब आपको 211 सही करना है। 207 मिले तो 207 सही करना है, और अगर दोनों मिले तो 207 पे चले जाना। ठीक है, अगर 207 मिले तो 207 पे चले जाना, 211 मिले तो 11 पे चले जाना। लड़ाई नहीं करनी है किसी से भी, क्योंकि हमें एग्जामिनर के अनुसार ढलना होता है। एग्जामिनर ने किस किताब से या कहां से रेफरेंस लिया, हो सकता है उस रेफरेंस में 211 हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लक्ष्मीकांत 211 देती है, आपकी लोकसभा राज्य की वेबसाइट 207 देती है, आपकी मौर्य त्रिवेदी 207 देती है, फड़िया एंड फड़िया 207 देती है। मैं किताबों के सबके नाम बता सकती हूँ। ठीक है, तो वहां 207 है और लक्ष्मीकांत में 211 है। तो बच्चे कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, कहीं से भी नहीं होना है। 207 आ जाए 207 दे लेना, 211 ऑप्शन में हो तो 211 दे लेना। दोनों ही ऑप्शन में नहीं, मतलब दोनों नहीं होंगे तो ऐसी बात नहीं है, दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन हो, दोनों एक साथ आ जाए तो 207 को वरीयता दे देना। ठीक है ना, बिल्कुल मैं 211 बताती हूं, क्योंकि राजस्थान विशेष में जब ये प्रश्न पूछा था ना तब 211 ऑप्शन में था, 207 ऑप्शन नहीं था। ठीक है ना, तो मैं मुख्यतः राजस्थान विशेष में बच्चा है वो 211 पे जा सकता है, बट वो गलत भी है। आप अब ओवरऑल की तैयारी कर रहे हो, आप आरएस भी दोगे, आप फर्स्ट ग्रेड भी दोगे, आप रेलवे भी दोगे। ठीक है ना, तो अगर उसमें ध्यान रखा जाए तो वहां 207 को आप वरीयता दे सकते हो। तो ये उपस्थित सदस्य थे, ये क्या थे? उपस्थित सदस्य थे। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब देखो यहां तक बात क्लियर करने के बाद मुझे ये बताओ, इन नौ महिलाओं में से एक मुस्लिम महिला थी। बताओ एक मुस्लिम महिला कौन सी थी? एक जो महिला थी वो मुस्लिम महिला थी, वो कौन थी? अब जहां तक मुझे पता है कि इसकी, ध्यान से सुनना, इस प्रथम बैठक की अध्यक्ष सचिनानंद सिन्हा थे, ये सबको पता है। एग्जाम में आजकल तो ये प्रश्न भी नहीं आता और एक संभावना भी नहीं बनती। ध्यान से सुनना, न तो ये एग्जाम में क्वेश्चन तैयार करते हैं, ये जो मैंने फैक्ट लिखे हैं ना ये एग्जाम में क्वेश्चन तैयार करते हैं कि पहली बैठक की तारीख सबको याद होनी चाहिए, कहां हुई बैठक ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, टोटल महिलाएं 9 थी, 9 में से एकमात्र एक ही मुस्लिम थी जिसका नाम था बेगम अयाज रसूल, बेगम अयाज रसूल। ठीक है ना, यहां तक कंप्लीट। विजयपाल जी, आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही नहीं जा सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे फैक्ट होते हैं, वो अगली एनसीईआरटी में संशोधित होकर आते हैं। अगर आप राजस्थान विशेष के एग्जाम देते हो तो उसमें आप एनसीईआरटी थोड़ी ना आरबीएसई बोर्ड को प्रीफर करोगे। ठीक है ना, तो आप एनसीईआरटी प्रेफरेंस ले सकते हो, पर आपको मैं कितने सारे ऐसे फैक्ट बता दूंगी जो एनसीईआरटी अगले साल खुद बदल देती है। और बहुत से ऐसे केसेस हुए जिनमें एनसीईआरटी को खारिज कर दिया गया। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रही एनसीईआरटी मत पढ़ो, आपको एनसीईआरटी में 99% फैक्ट डाटा बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है ना, पर उसमें भी अगर आपके यहाँ यूं देखा जाए कि राज्यसभा लोकसभा की जो वेबसाइट्स बनी है वो गलत नहीं दे सकती। लक्ष्मीकांत है, वो भी अच्छी ऑथेंटिक बुक है। मैंने तभी तो दोनों तारीखें बता दी ना आपको, दोनों बता दी, दोनों आपको खुद तय करना है, क्योंकि दोनों में बहुत अच्छा सा कंफ्यूजन होता है। यहां तक क्लियर पॉइंट को। चलो अब आपको जो फेवरेट है वो लिख देते हैं। अध्यक्ष कौन था इसका? इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? सचिनानंद सिन्हा को। अब प्रश्न मुझे ये बताना, सचिनानंद सिन्हा को अध्यक्ष क्यों बनाया गया? बताओ, सचिनानंद सिन्हा को अध्यक्ष क्यों बनाया गया? इनमें ऐसा क्या था जो इन्हें अध्यक्ष बनाया जाए? इनमें ऐसा क्या था जो इन्हें अध्यक्ष बनाया जाए? यह
यह कांग्रेस के सदस्य थे। दूसरा ऑप्शन, इनका राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। तीसरा, यह माउंटबेटन द्वारा इनका नाम दिया गया। चौथा, वरिष्ठ थे। बताओ इन्हें क्यों बनाया गया? चलो बुजुर्ग नहीं, वरिष्ठ कह लो, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है ना। यह वरिष्ठ सदस्य थे, बिल्कुल सीनियर मोस्ट पर्सन थे, वरिष्ठ थे, इसलिए इन्हें बनाया गया था। यहां तक मेरे पॉइंट से सब क्लियर है? ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, ध्यान से सुनना। पहली बात तो इसमें यह हुई कि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग के किसी भी सदस्य ने भाग नहीं लिया, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनना, देसी रियासतों ने भी, कुछ देसी रियासतें थी जिन्होंने विलय होने से मना कर दिया, शामिल होने से मना कर दिया। तो कुछ देसी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, और कुछ क्या हुए, मुस्लिम लीग, कुछ में क्या हुआ, कुछ में मुस्लिम लीग का तो एक भी नहीं आया था, मुस्लिम लीग का एक भी नहीं आया। तुम सोचो, जब पहली बैठक हुई थी, सीटें 389 थी उस वक्त, पहली बैठक में 389 थी, जिसमें से 207 ही आई थी, जिसमें कितनी आई थी, 207 ही आए थे। बाकी जो थे उनमें से कुछ मुस्लिम लीग के, मतलब मुस्लिम लीग का तो एक भी नहीं आया, और देसी रियासत से भी नहीं आए। तो ये पॉइंट ध्यान से सुनना, यहां तक क्लियर? चलो, तो इन्होंने इसका बहिष्कार किया, और मुस्लिम लीग ने, भाई देसी रियासतों को तो हमने शामिल कर लिया जो हमारे साथ शामिल होने वाली थी, और जिन्हें पाकिस्तान में विलय होना था वो पाकिस्तान में विलय हो गई। यहां तक क्लियर? तो ये आपकी पहली बैठक से लेकर, और कोई ऐसा फैक्ट जो हमने छोड़ दिया और आपको पता हो, हाँ फोटो ले लो, ऐसा कोई फैक्ट जो हमने छोड़ दिया हो और आपको पता हो। जहां तक हो सकता है पहली जो बैठक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको कवर करवा दिए, पहली बैठक से जो प्रश्न होंगे वो मैंने कवर करवा दिए। बिल्कुल बिल्कुल, देसी रियासत का जो विवाद विशेष था उसके कारण देसी रियासत शामिल नहीं हुई थी। यहां तक क्लियर? चलो अब बात कर लेते हैं दूसरी बैठक की। जो दूसरी बैठक थी वो, उसमें जवाब क्या आया, 11 दिसंबर 1946 को ये हुई दूसरी बैठक। दूसरी बैठक अध्यक्ष कौन बने? दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए सचिदानंद सिन्हा को। तो क्या हुआ था, एक बार केवल और केवल एक बार उसी दिन के लिए बनाया गया, बाद में हमने तय कर लिया कि हमारा अध्यक्ष कौन बनेगा। स्थायी अध्यक्ष बने हैं कौन बच्चों, फटाफट जवाब दो, ये तो सबको पता ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपके कौन बने, स्थायी अध्यक्ष बने, ठीक है, ये आपके स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। अब आपको कुछ बातें और ध्यान से सुनना। आपने एक नाम सुना होगा, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक या कानूनी सलाहकार। बताओ कौन थे संवैधानिक और कानूनी सलाहकार, कौन थे? फटाफट जवाब दो। कानूनी और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे? BN राव, बिल्कुल सही। कानूनी और संवैधानिक सलाहकार नहीं मयंक जी, अंबेडकर नहीं, BR अंबेडकर को आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। मैंने कहा प्रारंभिक बैठकों में BR अंबेडकर का इतना योगदान नहीं आता है, जब संविधान के अंतिम चरण में होंगे ना हम, तब अंबेडकर ही चलेगा। BN राव, बिनेगल नरसिम्हा राव। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है, क्या BN राव संविधान के जो थे वो सदस्य थे क्या? संविधान के सदस्य थे क्या? ये जवाब दो। ये प्रश्न जहां से तैयार होते हैं उस पे जाओ, क्या BN राव संविधान सभा के सदस्य थे क्या? अब देखना, BN राव को लेकर 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पहली बात, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दूसरी बात, इन्होंने संविधान का सबसे पहला प्रथम प्रारूप तैयार किया था। इन्होंने संविधान का सबसे पहला प्रारूप तैयार किया। तीसरी बात, आपके यहां अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में प्रथम न्यायाधीश के रूप में यही नियुक्त हुए थे। फिर ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में प्रथम न्यायाधीश के रूप में यही काम हुए थे। क्या आप भी बातें कर रहे हैं बिना वेतन के? यहाँ संविधान बन रहा है, संविधान बन रहा है जो एक लंबी लड़ाई थी,
ठीक है ना। लोग बिना वेतन के छोड़ो, बिना सोए दिन रात मेहनत कर रहे थे। वेतन तो तब मिलता है जब ये सदस्य होते, जब सदस्य नहीं थे तो वेतन नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इनके बारे में 3 फैक्ट। BN राव सदस्य नहीं थे, प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश थे। अब अगली बात सुन लो, नोट लगाकर ध्यान रखना। हालांकि अब जो बता रही हूं उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष जो थे वो दूसरी बैठक में नहीं, जनवरी में निर्धारित हुए थे। भाई अध्यक्ष तो हमने बना लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, परंतु उपाध्यक्ष जो थे वो जनवरी में बने थे, यह ध्यान रखना। अभी नहीं बने थे, बस यहां नाम लिख रही हूं ताकि याद करने में आसानी रहे, ठीक है ना, ताकि याद करने में आसानी रहे। तो जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, 2 व्यक्ति उपाध्यक्ष थे। HC मुखर्जी जनवरी में बने थे, ध्यान रखना, लगभग 25 जनवरी के आसपास के, ठीक है। पहले थे HC मुखर्जी और दूसरा था TT कृष्णामचारी। ये 2 थे उपाध्यक्ष, एक नहीं, उपाध्यक्ष कितने थे? 2 थे। HC मुखर्जी, दूसरा था TT कृष्णामचारी। अब मुझे ये पता है कि आप लोगों ने एक ही पढ़ा होगा HC मुखर्जी, पर आप कोई भी वेबसाइट या कहीं भी किसी बुक को रेफर करो, लक्ष्मीकांत को रेफर करो, तो उसमें आपको विशेष मिलेगा HC मुखर्जी और TT कृष्णामचारी, ठीक है ना। यहां तक पॉइंट क्लियर। HC मुखर्जी और TT कृष्णामचारी 2 उपाध्यक्ष रहे थे। उपाध्यक्ष कितने थे? 2 थे। नोट लगाकर ध्यान रखना, ये जनवरी में हुए थे, ठीक है ना, दूसरी बैठक में नहीं हुए। दूसरी बैठक में आपको राजेंद्र प्रसाद मिलेंगे और BN राव मिलेंगे, बस ये 2 ही मिलेंगे। VT कृष्णामचारी नहीं थे, TT कृष्णामचारी थे ये, ठीक है। एक मैंने देखा था कहीं गलत लिखा हुआ मिल जाता है, TT कृष्णामचारी थे। यहां तक पॉइंट क्लियर। ये आपकी दूसरी बैठक को लेकर जो विशेष पहलू थे मैंने उनकी बात कर ली, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं तीसरी बैठक की। हालांकि तीसरी नहीं थी, वो तीसरी बैठक नहीं थी। अगली जो संविधान के लिए जो महत्वपूर्ण बैठक थी उस पर ध्यान देना। संविधान की जो इससे अगली महत्वपूर्ण थी, तीसरी नहीं थी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, तीसरी नहीं थी। अगली जो बैठक है वो है 13 दिसंबर 1946 को। इसको आप ऐसे तीसरी, हाँ सॉरी ये तीसरी थी, इससे अगली जो आएगी वो नहीं है। 13 दिसंबर 1946 को इस बैठक में क्या हुआ था? ये तीसरी थी, पहली 9 तारीख को हुई, दूसरी 11 को हुई और तीसरी जो है वो 13 दिसंबर को हुई थी। इससे अगली जो पढ़ेंगे 22 जनवरी, वो 22 जनवरी वाली जो बैठक थी ना वो चौथी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? बिल्कुल 13 दिसंबर 1946 जो थे, 1946 में एक ही बात महत्वपूर्ण रूप में आती है कि जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान से सुनना, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था या उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कह सकते हो या रखा था। अब हुआ क्या? तीसरी बैठक में देखो, पहली बैठक हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, मुस्लिम लीग अभी तक सदस्य जो है वो शामिल नहीं हुए। तो क्या हुआ कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे उस वक्त उस पर चर्चा नहीं की, सहमति नहीं ली। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग नहीं आई। उसके बाद में क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद में हुआ 22 जनवरी। उसके बाद जो अगली तारीख आपके लिए जरूरी है वो है 22 जनवरी 1947, जिसमें सभी सदस्यों ने उद्देश्य प्रस्ताव पर, जो सदस्य थे सदस्यों ने ऊपर आपके उद्देश्य प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी। उद्देश्य प्रस्ताव पर उन्होंने क्या दे दी बच्चों? स्वीकृति दे दी, ठीक है। अब इस पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न ध्यान से सुनना, ठीक है, इस पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या था? पहला, उद्देश्य प्रस्ताव को कौन सी बैठक में रखा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को कौन सी बैठक में रखा गया? फटाफट जवाब दो। तीसरी बैठक में रखा गया, बिल्कुल सही। दूसरा, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने वाला कौन था? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न ध्यान से सुनना, उद्देश्य प्रस्ताव को किसके समक्ष रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव को किसके समक्ष रखा गया? ऑप्शन देखना, जनता, ब्रिटेन की संसद, माउंटबेटन और संविधान सभा। तो किसके समक्ष रखा गया? किसके सामने रखा, मतलब कहां रखा? संविधान सभा के समक्ष रखा गया। अगला प्रश्न,
उद्देश्य प्रस्ताव पर स्वीकृति कब मिली? उद्देश्य प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली 22 जनवरी 1947 को। सीधे आते प्रश्न, स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 को। अब बात ध्यान से सुनना, उद्देश्य प्रस्ताव पर स्वीकृति दी किसने? उद्देश्य प्रस्ताव पर स्वीकृति दी किसने? संविधान सभा ने दी। एग्जामिनर ऑप्शन ऐसे तैयार करता है, ब्रिटेन की संसद ने, ब्रिटेन के सम्राट ने, भारतीय जनता ने, ठीक है, कांग्रेस ने, ऐसे प्रश्न तैयार करेगा। तो वहां जवाब क्या होना चाहिए? संविधान सभा ने। स्वीकृति कब दी? संविधान किसने दी? संविधान सभा ने। कब दी? 22 जनवरी को दी। अब आप यूं देख लीजिए कि मैंने केवल 2 लाइनें लिखी है, इन 2 लाइनों से मैंने 5 या 6 तरीके के प्रश्न बना दिए। तो आप सोचो कि कितनी इंपॉर्टेंट बैठक है ये। अब बात एक और ध्यान से सुनना, ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? बात ये भी तो आती है ना, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है रमेश जी, एक बात ध्यान से रखना, संविधान सभा में बहुत से लोग थे, ठीक है ना, तो सबकी सहमति नहीं, बहुमत से काम हुआ है। ऐसा नहीं होता कि सबके सब सहमत हो जाए, किसी ना किसी को तो जवाहरलाल नेहरू से समस्या थी उद्देश्य प्रस्ताव पर, किसी ना किसी ने तो अपनी अनुमति नहीं दी थी। सभी सदस्य नहीं, जवाब आता है संविधान सभा। तो संविधान सभा में भी जो निर्णय होते थे वो बहुमत से होते थे, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या कहा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को कहा जाता है संविधान की रूपरेखा। संविधान की रूपरेखा, एक बात को समझना, यह नहीं बताया कि संविधान में क्या होना चाहिए, यह नहीं कहा कि संविधान में ये जोड़ो, ऐसा करना है, वैसा करना है ना। संविधान का कैसा स्वरूप होगा, संविधान दिखने में कैसा होगा, संविधान में आपकी भारत की जो सरकार है उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, उसकी नेचर क्या होगा, उस सरकार का रूप क्या होगा, लोकतांत्रिक होगा, तानाशाही होगा, किस प्रकार का होगा, सरकार कैसी होगी, जनता किस प्रकार योगदान देगी, ठीक है। महत्वपूर्ण सरकार केंद्र को दिया जाए, राज्य को दिया जाए, या राज्य की सरकार बनाई जाए, या सारे काम केंद्र ही कर ले, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीजें थी। तो संविधान की रूपरेखा, संविधान किस प्रकार कार्य करेगी, संविधान में सरकार की क्या प्रवृत्ति होगी, क्या रूप होगा, यह उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर, मेरी बात बहुत अच्छे ध्यान से सुनना, एग्जाम में आया हुआ है, उद्देश्य प्रस्ताव के ही आधार पर वर्तमान में प्रस्तावना का निर्माण किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही प्रस्तावना का निर्माण हुआ था। जैसी आज प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना के शब्द या उस प्रस्तावना की व्याख्या या उस प्रस्तावना का सार कहाँ है? उद्देश्य प्रस्ताव में है। यह भी कहा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसका संशोधित रूप, उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप कौन है बच्चों? प्रस्तावना है। फिर ध्यान से सुनो, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का निर्माण हुआ, ठीक है। तो प्रस्तावना का निर्माण किस आधार पर हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हुआ। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप किसे कहा जाता है? तो उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप, उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। यहां तक फैक्ट क्लियर? आगे चले हम, तो ये आपकी जो बैठक थी तीसरी, उसकी हमने चर्चा कर ली। नेहरू जी संविधान सभा में उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तीसरी बैठक में रखा, 13 दिसंबर को रखा, 22 जनवरी को स्वीकृति मिली, सभी मतलब संविधान सभा में स्वीकृति मिली। और उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब था संविधान की रूपरेखा, संविधान के सरकार की प्रवृत्ति, ठीक है, और उसी के आधार पर आपने प्रस्तावना का निर्माण भी कर लिया। यहां तक पॉइंट क्लियर? चलो, हो गया पॉइंट, तीसरी बैठक कंप्लीट। अब तीसरी बैठक कंप्लीट होने के साथ में ही 2 बैठक और बच गई। मैंने आपको कहा था ना हम 5 बैठकें पढ़ेंगे, उन 2 बैठकों को मैं बाद में समझाऊंगी, उन 2 बैठकों को बाद में समझाऊंगी। पहले एक बात समझ लेना, उन 2 बैठक पर बाद में चर्चा करेंगे, उसी के बीच में मैं एक पॉइंट और समझाऊंगी, वो है प्रमुख समितियां। अब कहोगे मैडम ये समितियां क्या होती है, ठीक है। अब एक होगी समितियां क्या होती है, तो बात समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जिस प्रकार, जैसे मान लो कि घर में कोई काम होता है, शादी है, ठीक है,
अब तो क्या काम है शादियों में, लॉकडाउन में तो कोई काम ही नहीं होता। वैसे अगर देखा जाए शादियां होती थी तो फलाना व्यक्ति कैंटीन देखता था, फलाना व्यक्ति कपड़ों का देखता था, फलाना व्यक्ति ट्रांसपोर्ट का देखता था, फलाना व्यक्ति टेंट का देखता था। मतलब लगभग 5-6 जो लोग थे वो अलग अलग काम देते थे, भाई तुम इसका काम करना, तुम इसका काम करना, तुम इसका काम करना। एक आदमी सारे काम नहीं करता था ना। वैसे ही क्या किया, समितियां बनाई गई थी, अलग अलग समितियां, अलग अलग उनमें सदस्य थे, ठीक है। परंतु जैसे अध्यक्ष है, अब जो एक अध्यक्ष होता है उसके पास 5-6 समितियां हो सकती हैं, क्योंकि समितियों में काम करने वाले क्या है, अलग अलग है। सदस्य में भाई जो समितियां हैं उनमें काम करने वाले अलग अलग होते हैं। तो अध्यक्ष तो एक हो सकता है, पर समितियों में काम करने वाले व्यक्ति थे जो जैसी समिति थी उसके अनुरूप कार्य करते थे। जैसे मूल अधिकार समिति है, ठीक है ना, मूल अधिकार समिति है तो मूल अधिकार समिति में जो सदस्य होंगे, ठीक है ना, जो सदस्य होंगे वो सदस्य केवल मूल अधिकार पर चर्चा करेंगे कि संविधान में मूल अधिकार कैसे होने चाहिए, ठीक है। जिन्होंने अल्पसंख्यक समिति ले रखी है हाथ में, वो अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है, उनके लिए हमारे संविधान में क्या विशेष प्रावधान होने चाहिए, ठीक है ना, उनकी बात की गई। तो यहां ध्यान से सुनना मेरी बात को। समितियों में अगर बात आती है तो लगभग कुल समितियां जो हैं वो 23 समितियां आती हैं, ठीक है ना, 23 समितियां आती हैं, जिनमें से बड़ी और महत्वपूर्ण समितियां 8 थी और बच गई कितनी, 15। मैंने कहा था ना आप लोगों को मैथ कैलकुलेशन अच्छी है, मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो कुल 23 बड़ी मतलब कुल 23 समितियां थी, जिनमें से 8 बड़ी थी और महत्वपूर्ण भी थी, और 15 जो थी वो छोटी मोटी समितियां थी। अब समितियों के नाम देख लो, मैं एक तरफ अध्यक्ष का नाम लिखूंगी, एक तरफ समितियों का नाम लिखूंगी, याद कर लेना। ऐसा नहीं मैडम लिख रही है तो तुम बोल नहीं रहे हो, साथ साथ में बोलना, बोलने से याद हो जाएगा। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को ले लेते, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। इनके पास 3 समितियां, संघ शक्ति समिति, संघ समिति और राज्यों की समिति, या राज्य समिति में कह सकते हो, राज्य समिति। यहां तक क्लियर। अगला व्यक्ति ले लेते हैं हम राजेंद्र प्रसाद। अगला व्यक्ति हम ले लेते हैं राजेंद्र प्रसाद। देखो, नियम समिति, संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति। ध्वज लिखना भूल गई, ध्वज समिति, ठीक है। अगला व्यक्ति ले लेते हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में मूल अधिकार समिति इन्हीं के पास थी। अच्छा प्रश्न तैयार करती है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय समिति और परामर्श समिति। पूरे नहीं हुए अभी तक, ये 3 व्यक्ति हो गए। उधर लिख देती हूं, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति। एक व्यक्ति थे HC मुखर्जी, ये थे, इनके पास थी अल्पसंख्यक उप समिति। इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये तो सबको पता होती है, ठीक है, ये तो सबको पता होती है कि मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। एग्जामिनर थोड़ी सी होशियारी क्या करता है, वो मूल अधिकार उप समिति पूछ लेता है। तो बच्चा क्या सोचता है, समिति उप समिति एक ही होती होंगी, ऐसा नहीं है। मुख्य जो समिति थी वो पटेल जी के पास थी, ठीक है, और जो अन्य उप समिति थी उसके अंदर एक छोटी और समिति थी, वो जेबी कृपलानी के पास थी, ठीक है ना, और HC मुखर्जी के पास में आपकी अल्पसंख्यक समिति थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है मैंने प्रारूप समिति छोड़ दी, निश्चिंत रहो, क्योंकि प्रारूप समिति के ऊपर अपन बहुत सारी चर्चा कर लेंगे। प्रारूप समिति के ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करूंगी। ये समितियां हैं, इनको क्लियर याद कर लो,
एग्जाम में या तो प्रश्न आ जाएगा अध्यक्ष समितियों के नाम देकर कहेगा सुमेलित करो, या कहेगा, मतलब इन समितियों से कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं आते कि राजेंद्र प्रसाद की समिति का नाम बताओ, ठीक है। इनसे लगभग जो प्रश्न आएंगे ना वो सुमेलित करने वाले ही आएंगे, ठीक है ना। इसमें लगभग जो प्रश्न आएंगे वो सुमेलित करने वाले से ही आएंगे सारे के सारे, कि फलाना उसको सुमेलित करो, या फिर जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आएंगे आपके सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न आ जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं बता दूं, अब हो गया यहां तक क्लियर। चलो अब आपने छोटी मोटी सारी समितियां देख ली, इन समितियों के अंदर कुछ नहीं पढ़ना, बस इन समितियों के अध्यक्ष के नाम ध्यान रखने हैं। अब अगली जो समिति है ना, बिल्कुल जो मैंने एक छोड़ी है, आप जो बच्चों ने याद दिला दी मुझे, वो बच्ची कौन सी समिति है? प्रारूप समिति। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रारूप समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति। अब आप कहोगे मैडम ये क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनना, ये आप कहोगे मैडम इतना सारा क्या है? अब मुझे ये पता है कि बच्चों ने झंडा समिति, जेबी कृपलानी में एक्चुअल में क्या इसमें विवाद में था, एक एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि झंडा समिति, तो वहां क्या था, राजेंद्र प्रसाद शायद ऑप्शन में नहीं था, तो वहां जेबी कृपलानी को सही माना था। पर लक्ष्मीकांत है या फड़िया जो किताबें हैं ना, वो ध्वज समिति को, जो ध्वज समिति है उसी को राजेंद्र प्रसाद, या झंडा समिति को राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष मानती है। इसलिए जहां कॉन्फ्लिक्ट है ना, उस फैक्ट को अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और वो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए पैदा हो गया क्योंकि एक बार एग्जामिनर ने मान लिया था उसको, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। अब ये सारी जो समितियां वो क्या है? एक ही समिति है, ठीक है। ये सारी समितियां एक ही समिति है। एक ही समिति कैसे? इसका नाम ही प्रारूप है, इसी का नाम मसौदा है, इसी का नाम पांडुलेखन है, और इसी का नाम ड्राफ्टिंग कमेटी है, ठीक है। इसी का नाम, मतलब ये सारे इसी के नाम है। अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये टॉपिक कंप्लीट होगा आज। कल आप सब लोगों ने रेस्ट किया था ना, कल क्लास नहीं थी, कल रेस्ट किया था, तो आज ये टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है ना। ये टॉपिक कंप्लीट होगा क्योंकि कल हमें फिर प्रस्तावना पढ़नी है, ये ध्यान रखना। तो आप लोग जो है ना घंटे घंटे भर की स्टडी मत करो कि 1 घंटा हो गया चलो, आराम से घर पे बैठे हो, नाश्ता चाय पानी आपके सामने है, पीते रहो और आराम से मजे से पढ़ते रहो, ठीक है। तो यहाँ क्लियर। अब ये समिति है। चलो सबसे पहली बात आ जाती है मैडम, इसका गठन कब हुआ है? बताओ इसका गठन कब हुआ? इसका गठन कब हुआ? इसका गठन कब हुआ? कब हुआ है गठन? बोलो, गठन कब हुआ है? चौधरी जी आराम से रेस्ट कीजिए, बेड पर लेट जाइए, ठीक है ना। पूजा जी आराम से बेड पर लेट जाइए और आराम से मोबाइल को, भाई लिखना नहीं है, मुझे पता है कि आपके क्लास में जो है वो बहुत से कम बच्चों के हाथ में नोटबुक और पेन होते हैं, वो केवल बैठकर सुनना पसंद करते हैं या टाइपिंग करना पसंद करते हैं। तो उस विशेष में आराम से सुन लो मेरी बात को। 29 अगस्त 1947 मनोज जी कहाँ थे? काफी टाइम बाद दिखे आज कक्षा में। 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ। सब होशियार बच्चे हैं। चलो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। पॉइंट बहुत अच्छा है। अगली मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस समिति का गठन का कारण क्या था? प्रारूप समिति का गठन का क्या कारण था? अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था ना, B.N. राव, एक व्यक्ति का नाम बताया था। जो B.N. राव थे, ठीक है ना, जो B.N. राव थे, B.N. राव ने एक प्रारूप तैयार किया था संविधान का। B.N. राव ने क्या किया था? संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इस B.N. राव के संविधान के प्रारूप को, इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो कारण क्या था? B.N. राव, मतलब B.N. राव की जो प्रारूप समिति थी, B.N. राव की जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति पर विचार विमर्श करने के लिए आपके इस समिति का गठन हुआ था। चलो इस समिति के गठन का कारण देख लिया। अच्छा, इस समिति में या कह सकते हैं संविधान के प्रारूप पर
कितनी बैठकें हुई थी? तो संविधान के प्रारूप पर कितनी बैठकें हुई थी बताओ। संविधान के प्रारूप की बैठकों की बात करते हैं तो लक्ष्मीकांत जो है वो 141 बैठकें बताता है। अब मुझे पता है, अभी तसल्ली रखो, आप पूछ रहे हो मैडम 114। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। संविधान के प्रारूप पर विचार या संविधान के प्रारूप पर बहस, संविधान के प्रारूप पर विचार बहस कब कितनी बैठकों में चली? 114। दोनों चीजों में अंतर है, क्योंकि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ग्रेड दे रहा है या कोई ग्रेड की अच्छे अगर पॉलिटिकल से प्रश्न बनते हैं ना तो वहां इस चीज पर गौर किया जाता है। टोटल प्रारूप, अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या 166 पर आ गए मनोज जी? नहीं, प्रश्न को ध्यान से सुनो। संविधान में कुल बैठक 166, संविधान निर्माण तक कुल बैठक 165, संविधान के प्रारूप में बैठक 141, ठीक है। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श या बहस कितनी बैठकों पर चली? तो 114 बैठक है ना, उनसे मैंने 4 प्रश्न बना दिए, ध्यान रखना। फिर रिवाइंड करके सुन लेना इन चारों प्रश्नों को अच्छे से, लास्ट में बता भी दूंगी, निश्चिंत रहो, ठीक है ना। तो पॉइंट यहां तक क्लियर सब बच्चों को? प्रारूप बैठक कितनी हुई थी प्रारूप की, और उसके बाद में हम बात करते हैं तो प्रारूप के जो संविधान का प्रारूप था उस पर विचार विमर्श बहस वो चली है 114 दिन। चलो यहां तक हो गया। एक बात और थी, वाचन, ऊपर लिख दूंगी मैं। वाचन कितने हुए थे? 3 हुए थे। वाचन कितने हुए थे? 3 हुए थे। अब मेरी बात को थोड़ा सा और गौर करके सुनो। अब आप कहोगे मैडम कितना गौर करवाओगे बातों पे, ठीक है। अब आपने प्रारूप समिति को देखा था, अब प्रारूप समिति में गौर करने वाली जो बात है वो गौर करने वाली बात ये है, इस प्रारूप समिति ने अपना सबसे पहला, ध्यान से सुनना, प्रथम विचार या प्रथम संशोधन या प्रथम परामर्श जो थी वो दी थी 21 फरवरी 1948 को। ये जो प्रारूप तैयार हुआ था ना, इस प्रारूप पर उन्होंने संशोधन किया, काम किया, विचार विमर्श किया, ठीक है। वो उसकी सबसे पहली कब दी? तो ध्यान से सुनना, प्रश्न ये आएगा कि प्रारूप समिति, प्रश्न ये आएगा कि प्रारूप समिति ने अपनी सबसे पहली चर्चा विचार विमर्श करके संविधान में कब रखा? तो प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप को सबसे पहले रखा 21 फरवरी 1949 में, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, कुछ इसमें प्रावधान को खारिज किया गया, बोला नहीं गड़बड़ है, कोई बात नहीं। 26 अक्टूबर 1949 को फिर रख दिया। क्या हुआ? अरे बिल्कुल महिपाल जी, तसल्ली रखो, सब पढ़ेंगे। कितने सदस्य थे, कौन कौन थे, नाम भी लिखवा दूंगी, क्यों टेंशन लेते हो, याद भी करवा दूंगी सदस्यों के नाम भी, मेरी इतनी टेंशन है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे फेवरेट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। बताती हूँ वाचन क्या होता है मनोज जी। पहली रख दी, खारिज हो गई, विचार विमर्श जो था उन्होंने रखा, प्रारूप को पेश किया, खारिज हो गया। खारिज होने के बाद 26 अक्टूबर 1949 को फिर रखा, और इस बार जो प्रारूप रखा उस प्रारूप के ऊपर ध्यान से सुनना, इस बार 26 अक्टूबर 1948 को प्रारूप समिति ने जो प्रारूप रखा ना, उस प्रारूप पर कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। अब प्रश्न आया मैडम वाचन क्या होते हैं? ध्यान से सुना, प्रश्न आया वाचन क्या होते हैं। तो जो वाचन है इसका मतलब है कि जो संविधान का जो मसौदा या संविधान जो था, उस संविधान के प्रारूप को संविधान में बांचा गया, मतलब पढ़ा गया था, ठीक है ना, पढ़ा गया था, उसके संशोधन, उसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो उन्हें पढ़ा और पूछा भाई ये एक कानून है, ये अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद की व्याख्या हुई, उस पर हाँ ना पूछा, भाई उन्होंने पारित कर दिया अनुच्छेद, पारित हो गया, खारिज कर दिया, खारिज हो गया, ठीक है ना, बहुमत से, मतलब संविधान के हर एक अनुच्छेद को बोला, पढ़ा, ठीक है, उसमें संशोधन हुआ, ठीक है। खारिज का मतलब पसंद नहीं है, भाई ये अनुच्छेद गड़बड़ है, अगर बहुमत से लोगों ने मना कर दिया कि ये अनुच्छेद गड़बड़ है, इसको हम नहीं रख सकते, ये सही नहीं है, ठीक है ना, तो उस अनुच्छेद को हटा दिया। यहां तक क्लियर पॉइंट? तो वाचन समझ में आ गया, संविधान को पढ़ा गया, वाचा गया, यहां तक डाउट क्लियर? वाचन कितने हुए? 3 हुए। अब मुझे पता है बहुत से बच्चे जो है वो प्रश्न यहां तैयार करते हैं, मैडम वाचन 3 कौन कौन से हुए, तो अब उसकी भी बात कर लेते हैं, नीचे तो शायद आपको दिखेगा नहीं।
तो ये प्रारूप समिति का एक जो फैक्ट था, एक पहलू था, वो देख लो। वाचन में भी लिखवा देती हूं। चलो, अभी एक बच्चे ने कहा था, तो सदस्य कितने थे? 7। टोटल सदस्य कितने हैं? 7। टोटल सदस्य कितने हैं? 7। अरे धर्मेंद्र जी, वोटिंग, हाँ, बहुमत का मतलब यही तो होता है, हाँ ना पूछा गया था, ठीक है ना। सदस्य कितने थे? 7 थे। 7 के नाम भी लिखवा दूंगी मैं, तसल्ली रखो। ले लो फोटो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो गया। अब देखो, देखो वाचन कितने? 3। पहला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, 5 दिन ही चला, दिख रहा है ना, 5 दिन ही चला। दूसरा बताओ, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, अगले साल हो गया ना, ठीक है, अगले साल हो गया, 17 अक्टूबर 1949। अरे 48 है वो, 48 है, ये 48 है वो, 49 है, ठीक है ना। 4 नवंबर यूं कह सकते हो, 4 नवंबर 1948 को, वो 9 नवंबर 1948 को, ये 15 नवंबर 1948 को, और खत्म हुआ 17 अक्टूबर 1949 को, ठीक है। तीसरा हुआ है 14 नवंबर 1949 को, और खत्म हुआ है 26 नवंबर 1949 को। यहां तक क्लियर? चलो, ये 3 वाचन थे। चलो, अब अगली बात बच्चों की जो है वो क्या है मैडम? सदस्य। तो सदस्य 7 थे। पहला सदस्य कौन था? भीमराव अंबेडकर। ये तो हर बच्चे को पता है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे, ये तो सबको पता है। दूसरा के.एम. मुंशी। दूसरा कौन? के.एम. मुंशी। दूसरा के.एम. मुंशी। तीसरा मोहम्मद सादुल्ला। तीसरा मोहम्मद सादुल्ला। चौथा गोपाल स्वामी अयंगर। पांचवा इधर लिख देती हूं, कृष्ण स्वामी अय्यर। छठा एन माधव राव। अब बात ध्यान से सुनना, जो एन माधव राव थे, ठीक है ना। तो जो एन माधव राव थे, पहले हुआ क्या था? पहले तो थे बीएल मित्र, ठीक है। फिर बीएल मित्र चले गए, तो बीएल मित्र की जगह कौन आ गया? एन माधव राव आ गए। एक और व्यक्ति है, नाम है टीटी कृष्णामचारी। नाम क्या है? टीटी कृष्णामचारी, ठीक है। टीटी कृष्णामचारी। हुआ क्या था? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डीपी खेतान। तो डीपी खेतान जो थे, डीपी खेतान की जगह कौन आए थे? टीटी कृष्णामचारी। अब एग्जाम में एक प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न कहां लिखूं? इधर लिख देती हूं। क्वेश्चन देखो, प्रश्न का जवाब देना। प्रारूप समिति में कुल सदस्य रहे थे, बताओ। ऑप्शन इधर, ऑप्शन 6, 7, 8, 9। बीएल मित्र, डीपी खेतान में एक की तबीयत खराब हो गई थी, एक का निधन हो गया था। दूसरे वाचन में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए होंगे। जवाब दो। ऑप्शन 6, 7, 8, 9 है। जवाब क्या होगा? 9।
देखो मैंने क्या लिखा था बच्चों, इतना फर्क पड़ जाता है, इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है पॉलिटिकल साइंस में, क्वेश्चन जो है बदलते हुए टाइम ही नहीं लगता। प्रारूप समिति में कुल सदस्य रहे थे, तो रहने में 7 तो आपके सामने, 8 और 9, तो रहे थे में जवाब आ गया 9, और मैं रहे हटा दूं। अब ध्यान से सुनना, अब प्रश्न है प्रारूप समिति के सदस्य थे, अब प्रश्न ध्यान से सुनना, प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब अगर थे आ गया ना, अब केवल थे है तो इसका जवाब होगा 7, ठीक है ना। अब इसका जवाब क्या होगा 7। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, ठीक है। चलो अच्छा, मैं ये डाउट क्लियर करना चाहती थी। अब अगली समस्या होती है मैडम ये अध्यक्ष के नाम याद कैसे करें। तो पहली बात ध्यान रखना, ये एकमात्र मुस्लिम था। एक प्रश्न आया था कि गैर कांग्रेसी, प्रारूप समिति में गैर कांग्रेसी कौन था, तो गैर कांग्रेसी के.एम. मुंशी, ठीक है, के.एम. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम थे। ये भी ध्यान रखना बी.एल. मित्र की जगह माधव आए थे और डी.पी. खेतान की जगह टी.टी. कृष्णाचार्य आए थे, कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि प्रारूप समिति में डी.पी. खेतान की जगह किस सदस्य ने ली थी, ठीक है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि प्रारूप समिति में एन माधव राव ने किसकी जगह ली थी, किसकी जगह आए थे, एन माधव राव किसकी जगह आए थे, तो ये भी पता होने चाहिए। इनको आप लाइटली मत छोड़ देना कि मैडम ये तो क्या है, इनको क्या पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ये भी याद करने। तो देखो अब याद करने की समस्या होती है बच्चों को, ठीक है। ये गैर कांग्रेसी थे, ये मुस्लिम था, ये अध्यक्ष था। अब याद करने की समस्या होती है ना। अब सुनो मेरी बात को, ये क्या है, कृष्ण जी है ना, याद करवा रही हूं, क्या है कृष्ण। अच्छा बताओ, कृष्ण का ही नाम होता है ना माधव, कृष्ण का एक दूसरा नाम क्या होता है माधव। ये फिर कृष्ण जी आ गए, फिर कृष्ण जी आ गए। गोपाल भी कृष्ण का ही पर्यायवाची है, गोपाल भी किसका है, कृष्ण का ही पर्यायवाची है। मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम है, याद करना ही पड़ेगा। चलो के, इसका पूरा नाम बताओ, के मुंशी का पूरा नाम बताऊं, कन्हैया लाल माणक लाल मुंशी, कन्हैया लाल माणक लाल मुंशी। तो कन्हैया भी क्या हो गया, कृष्ण जी हो गया। तो ये सारे ही कृष्ण जी हैं, ये सारे ही क्या है, ये सारे ही कृष्ण जी हैं। कृष्ण, माधव इसका पर्यायवाची, फिर कृष्ण, गोपाल भी पर्यायवाची, और फिर कन्हैया जी, ये भी कृष्ण जी हो गए। तो ये लगभग तो सारे कृष्ण जी हैं, लगभग तो क्या है, सारे कृष्ण जी हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। पॉइंट यहां तक क्लियर। चलो ये जो 7 सदस्य थे ये भी आपके क्लियर होने चाहिए। एक बार देख लो, ये 3 वाचन है, सबसे बड़ा वाचन दूसरा था, ठीक है ना। और 26 नवंबर अंतिम वाचन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अंतिम वाचन की अंतिम तारीख थी वो, ठीक है ना, प्रथम तारीख ये थी वाचन की। यहां तक क्लियर। हाँ बिल्कुल, गैर कांग्रेसी के.एम. मुंशी थे, एग्जाम में आया हुआ भी है, ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ भी है, ये ध्यान रखना। यहां तक पॉइंट क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलो अब मेरे को एक बात और याद आई थी, मेरे को 2 बातें और याद आई है, वो सुन लो, बस सुन लो केवल, कभी हो सकता है कि किसी एग्जाम में आ जाए। मैंने 2 चीजें लिखी हैं, क्या मुझे कोई बता सकता है ये क्या है। मैडम ये संख्या है मैडम ये संख्या है, ये कहोगे ना, ये संख्या है। मैं आपकी बात से पूरी संतुष्ट हूं, पर ध्यान से सुनना। प्रश्न आता है, प्रारूप समिति ने कितने संशोधन रखे थे, प्रारूप समिति ने टोटल कितने संशोधन रखे थे। प्रारूप समिति ने संशोधन रखे थे 7635, ठीक है ना, 7635 संशोधन रखे थे, 7635 संख्या याद करनी पड़ेगी। ये टोटल संशोधन रखे थे प्रारूप समिति ने टोटल, जिनमें से स्वीकार केवल कितने हुए हैं, संविधान सभा ने स्वीकार कितने किए, 2437 केवल स्वीकृत थे, बाकी स्वीकृत नहीं हुए।
ये एक बहुत अच्छी बात है, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मुझे याद आ गई तो मैंने शेयर कर ली। प्रश्न अच्छा तैयार करेगी, मतलब अगर मैं एग्जाम में अगर डाटा के क्वेश्चन बनेंगे ना, कांस्टेबल है पटवार में, उसमें डाटा के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, या जैसे आपके रेलवे है तो उनमें एक अच्छा प्रश्न तैयार होता है, क्योंकि या तो प्रश्न बनेगा सदस्यों से, कौन सा सदस्य है कौन सा नहीं है, ठीक है ना, या बन सकता है वाचन से, क्योंकि वाचन याद नहीं होते हैं बच्चों को, या प्रश्न बन सकता है कि टोटल संशोधन कितने तो पेश किए और कितने संशोधन स्वीकृत हुए, ठीक है ना। जहां तक मुझे लगता है प्रारूप समिति का मैंने लगभग सारा फैक्ट आपके लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया। चलो, प्रारूप समिति को खूब टाइम दे दिया। अब मैं वापस पुनः बैठकों पर आती हूं। समितियां हो गई, अच्छे से समझाया मैंने, जो भी पॉइंट थे ना टच एग्जाम में हो सकते थे। अब बात आती है प्रमुख बैठकों पर वापस। प्रमुख बैठकों में 3 तो पढ़ ली, तीसरी अगर 3 पढ़ ली तो एक और बैठक जो सबसे अंतिम वाली सब अंतिम से पहले जो थी वो कौन सी थी? 26 नवंबर 1949। ये एक तारीख बहुत अच्छी तारीख है, इस एग्जाम में बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। ध्यान से सुनना इस तारीख को क्या क्या हुआ है, क्योंकि इतना सारा डाटा एक साथ में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, किसी किताब में भी नहीं मिलेगा। 10 किताबें जो है ना उनको छांट कर इस चीजों को तैयार किया आपके लिए। 10 किताबें या नेट भी बहुत है, बहुत सारी चीजों से। तो 26 नवंबर 1949 को, इस तारीख को सबसे पहला काम क्या हुआ? संविधान निर्माण समाप्त। जैसे होता है ना, आपके जिस दिन पॉलिटिकल कंप्लीट हो जाएगी, जिस दिन आपकी पॉलिटिकल कंप्लीट होगी उस दिन आप लेंगे बिल्कुल आज संविधान एक बार पूरा। वैसे ही संविधान का निर्माण पूरा हो गया, पूरा बनकर एकदम तैयार, लिख कर राइटिंग वाइटिंग एकदम प्रॉपर तैयार हो गया, पूरा बनकर आ गया फिट एकदम। चलो, दूसरी बात क्या हुई, इधर लिख देती हूं। दूसरी बात हुई संविधान को, ध्यान से सुनना, संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। प्रश्न आता है, संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? जनता, ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन का सम्राट, या संविधान सभा? तो हमारे संविधान को जनता नहीं आएगा, वहां बच्चा कंफ्यूज होता है, जनता टिक करता है, जबकि संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तीसरी बात, इस दिन संविधान में अनुच्छेद 395 भाग थे 22 और अनुसूचियां थी 8। अनुसूचियां थी 8। चलो, अगली बात ध्यान से सुनना। इस दिन, जब इस दिन को बनाया उस दिन इसे विधि दिवस के रूप में जाना जाता था, पर अभी लगभग आपके 2015 से यूं कह सकते हो विधि दिवस की बजाय इसे क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। और जब ये संविधान दिवस की घोषणा हुई थी ना, तब लगभग हर एग्जाम में एक प्रश्न होता था, संविधान दिवस, संविधान दिवस, ठीक है ना, संविधान दिवस। तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर 1949 को, इसे पहले विधि दिवस था, फिर विधि दिवस से हम क्या बनाते हैं, अब संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। चौथी बात, 5वीं बात, इस 26 नवंबर को संविधान की 165 बैठक कंप्लीट हो गई, ठीक है ना, इसकी 165 बैठक पूरी हो गई, 11 सत्र पूरे हो गए। सत्र जो अधिवेशन थे ना वो 11 सत्र पूरे हो गए। और जो तीसरा वाचन था, तीसरे वाचन की अंतिम तारीख या जो वाचन थे वो भी पूरे कब हुए? 26 नवंबर को, ठीक है। फिर एक बात और आती है, इस दिन अनुच्छेद 394 के आधार पर 15 अनुच्छेद लागू किए गए। अनुच्छेद 394 394 मतलब 394, ठीक है। 394 अनुच्छेद 394 के आधार पर 15 अनुच्छेद लागू किए गए। चलो, अब मेरे साथ जुड़े ही हो आप लोग
महिपाल जी, मनोज जी, वेद भवन जी, अब मेरे साथ जुड़े ही हो तो आप लोगों में संशोधन करने का मेरा काम है, ठीक है ना। अब बात ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 16 लागू हुए, आप गलत नहीं कह रहे हो, आप सही हो। अब आप कहोगे मैडम आपने ये क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है ये भी सही है, आप जो कह रहे हो वो भी सही है। कहोगे मैडम दोनों चीजें एक साथ सही कैसे हो सकती हैं? आपने 16 अनुच्छेद में 394 को शामिल कर लिया। आपने क्या किया, आपने 394 जो अनुच्छेद था ना उसको भी शामिल कर लिया, उसको भी शामिल कर लिया। मैंने इस अनुच्छेद को शामिल नहीं किया। मैंने क्या कहा, 394 जो अनुच्छेद है वो कहता है कि 15 अनुच्छेद लागू होंगे। कितने होंगे? 15 लागू होंगे। तो जो ध्यान से सुनना, 394 में लिखा था कि कुछ अनुच्छेद जैसे कि नागरिकता से संबंधित 5, 6, 7, 8, 324, अनुच्छेद 60, इस प्रकार करके है ना, इस प्रकार करके 15 अनुच्छेद थे। तो 15 अनुच्छेद लागू हो गए। किस अनुच्छेद के आधार पर? 394 के आधार पर। प्रश्न ध्यान से सुनना, प्रश्न ये आ जाए कि 26 नवंबर को कुल अनुच्छेद लागू किए गए, तो बिल्कुल आपका जवाब क्या होगा? ठीक है ना, 16। 26 नवंबर को कितने अनुच्छेद लागू हुए? 16। पर बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, संविधान में अनुच्छेद 394 के आधार पर, 394 के आधार पर कितने लागू हुए? तब जवाब क्या होगा? तब जवाब क्या होगा? 15 लागू हुए। तब जवाब क्या होगा? 15 लागू हुए। बिल्कुल मयंक जी बात को सही समझ गए। क्या बात है, आप मेरे पढ़ाए हुए को बड़ा आसानी से कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। तो ये हो गया 394 प्लस 15 बराबर 16, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को। तो ये आपका हो गया छठा पॉइंट। चलो अगला एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया, तो जवाब क्या होगा? तारा राम जी आप कुल खर्च पे क्यों बैठे हैं? कुल खर्च बता देंगे, तसल्ली रखो। ये संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। यहां तक क्लियर? ये आपकी हो गई इस बैठक को 26 नवंबर को लेकर जितने भी फैक्ट मुझे लगता था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो मैंने करवा दिए। अब एक नोट लगाकर बात ध्यान रखना, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। लक्ष्मीकांत में लिखा है 284 सदस्यों ने 26 नवंबर को हस्ताक्षर किए, ठीक है, और 284 सदस्यों ने 26 नवंबर को हस्ताक्षर किए, ये बात लिखी है लक्ष्मीकांत में। बाकी जहां कहीं भी किसी किताब को देख लो या कोई ऑफिशियल वेबसाइट देख लो, वहां कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है ना, वहां कुछ और लिखा हुआ है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? एक बार इसको देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, यह आपकी इच्छा पर है, स्वेच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। अब एक लास्ट बैठक और सुन लो, संविधान की एक और अंतिम बैठक जो आपकी थी, 5वीं बैठक, 24 जनवरी 1950। क्या हुआ इस दिन, समझो मेरी बात को। 166 बैठक पूरी हो गई, पहली बात। दूसरी बात, 11 सत्र तो पूरे हो गए थे, परंतु इसको 12वां सत्र माना जाता है, ठीक है। सत्रों में तो क्या होता है, सत्रों में तो क्या होता है, बैठकों का एक समूह होता है। मान लो कि जैसे कि 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक एक सत्र चला था, मतलब क्या था, सत्रों में बैठकों का समूह होता है, बैठकों का समूह होता है, ठीक है। अब बैठकों का समूह होता है, परंतु हुआ क्या, आपने 11 सत्र पूरे कर लिए, फिर 24 जनवरी को एक बैठक और रखी, उस बैठक को जोड़कर हम लोग जो है वो आप क्या कह सकते हो, 12 सत्र, जोड़कर कितना कह सकते हो, 12 सत्र। तो इस दिन 166 बैठक हुई, इस दिन 12वां सत्र हुआ। तीसरी बात, इस दिन राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया। मतलब हुआ क्या था,
जब कहा कि राष्ट्रपति का नामांकन भरा जाए, ठीक है, जब ये था कि राष्ट्रपति का नामांकन भरा जाए, तो उसमें हुआ क्या, एक ही फॉर्म आया, वो था राजेंद्र प्रसाद का, तो हमने राजेंद्र प्रसाद को ही बना दिया था। ठीक है, हमने क्या किया था, राजेंद्र प्रसाद को ही बना दिया था। तो राष्ट्रपति पद अपनाया और राष्ट्रपति पद का निर्वाचन किया, राष्ट्रपति पद अपनाया गया। ये पॉइंट क्लियर। तीसरी बात समझना, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, अभी लगेंगे 10-15 मिनट। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को क्या किया गया, अपनाया गया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गीत को हमने इसी दिन अपनाया। एक बात और ध्यान रखना, 284 सदस्यों ने इसमें क्या किए हैं, हस्ताक्षर, जिनमें 8 महिलाएं थी। 284। अब बिल्कुल मुझे पता है, एक प्रश्न आया था कि मैडम सदस्य तो 299 थे, भाई भारत के विभाजन के बाद 299 सदस्य बचे थे ना। ठीक है, भारत के निर्माण के बाद मतलब सीमाएं तय हुई, 299 बचे। 299 में से 284 ने ही साइन क्यों किए? देखो, कुछ सदस्य जो थे, समझ गए ना, और कुछ सदस्य जो थे उनकी सहमति नहीं थी। ठीक है ना, कुछ सदस्यों ने अपनी सहमति नहीं जाहिर की थी, जिन्होंने सहमति जाहिर नहीं की उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल 15 थी, मैं कह रही हूं 15 महिलाएं थी, उनमें से केवल 8 ने ही हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, उन्होंने केवल, उनमें से केवल 8 ने ही साइन किए थे। और जैसे कि एक बच्चे ने अभी कहा है कि मैडम सबसे पहला साइन जवाहरलाल नेहरू का है और सबसे अंतिम जो हस्ताक्षर है वो राजेंद्र प्रसाद के हैं। सबसे जो अंतिम हस्ताक्षर है वो किसके हैं, वो राजेंद्र प्रसाद के हैं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर। 24 जनवरी मतलब ये जो बैठक थी ये कंप्लीट। इसके बाद आपकी 26 जनवरी को कोई बैठक नहीं हुई है। 26 जनवरी को कोई भी बैठक नहीं हुई। 26 जनवरी को केवल संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को केवल संविधान लागू हुआ, इस दिन कोई भी बैठक नहीं हुई है। यहां तक पॉइंट क्लियर। चलो, ये बैठक हो गई। अब इसी संविधान से रिलेटेड कुछ फैक्ट और आपको पता होने चाहिए, सुन लो। रिट में प्रश्न आए हुए हैं और भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ये वैसे मुझे पता है आप सबको आते हैं। बताओ राष्ट्रीय गीत कौन सा है, बताओ। अरे सबने साइन किए। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, फटाफट बोलो। वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कौन सा, वंदे मातरम। लेखक कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अच्छा किस उपन्यास में लिखा हुआ है वंदे मातरम? कहां लिखा हुआ था? आनंद मठ में लिखा था, उपन्यास था। चलो, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? कब और कहां गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और कौन से कलकत्ता अधिवेशन में? 1896 में। अच्छा, इसके गायन का समय क्या है? सेकंड, 65 सेकंड। गायन का समय क्या है? 65 सेकंड। इतना फैक्ट बहुत है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गान की। कौन सा है? जनगण मन। गान कौन सा? जनगण मन। लेखक कौन? लेखक कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। किस पत्रिका में लिखा हुआ था? ध्यान से सुनना, पत्रिका थी। पत्रिका कौन सी थी? तत्वबोधिनी। इसको कहां लिखा हुआ था? तत्वबोधिनी पत्रिका में लिखा था। सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन। सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन 1911। और समय, गायन का समय है 52 सेकंड। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक बात और देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज
कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे पिंगली वेंकैया। डिजाइनर कौन थे? पिंगली वेंकैया। आपके इसका साइज क्या है? आकार का रेशियो क्या था? आकार का रेशियो है 3:2। ठीक है। चक्र कहां से लिया गया? जो अंदर चक्र है वो कहां से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। कहां से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। और चक्र में तीलियां कितनी है? 24 है। कलर की तो उम्मीद करती हूं कि कलर तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, कलर की उम्मीद करती हूं मैं, तुम्हें कलर तो पता ही होना चाहिए। ध्वज को लेकर और आपके राष्ट्रीय गान को लेकर, गीत को लेकर, ये फैक्ट्स थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक पॉइंट क्लियर सारे के सारे? ठीक है, अब बस बिल्कुल 5 मिनट में फ्री कर जाएंगे हम। 5 मिनट में फ्री हो जाएंगे। कुछ अन्य ऐसे तथ्य हैं जिनके ऊपर मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ बातचीत करना चाहती हूं। हो सकता है कभी नहीं पढ़े हो, सुने भी नहीं हो। ठीक है ना, पढ़े नहीं हो, सुने नहीं हो। एक हाँ याद दिलाया ना, ये जो चक्र है, इस चक्र का रंग क्या है? ये जो चक्र है इसका रंग कौन सा है? बताओ। बिल्कुल अभी बच्चे ने याद दिलाया मैम, चक्र क्या है? चक्र कौन, मतलब कलर कौन सा है? बताओ। नेवी ब्लू। अगर ऑप्शन ये आ जाए, मान लो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन आ जाए हरा, नीला, पीला, नीला, तो जवाब क्या होगा? ब्लू, नीला। ठीक है ना। पर अगर ब्लू ऑप्शन में भी आ जाए, नेवी ब्लू, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो जवाब क्या होगा? नेवी ब्लू। कितने बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, जबकि ये तो शायद एसएससी जीडी में प्रश्न आया हुआ है। ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया हुआ है और उस एसएससी जीडी में ब्लू भी ऑप्शन में था, नेवी ब्लू भी ऑप्शन में था। एग्जामिनर ने नेवी ब्लू को सही माना था, आप केवल नीला ही पढ़ते हो। ठीक है, अब दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं। आपके संविधान का शीर्षक, संविधान का शीर्षक क्या है बताओ जरा? तो संविधान का शीर्षक है भारत का संविधान। भारत का शीर्षक, आपके संविधान का शीर्षक क्या है? भारत का संविधान। अनुच्छेद, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अनुच्छेद 393 में क्या लिखा है? संविधान का शीर्षक होगा भारत का संविधान। शीर्षक क्या होगा? भारत का संविधान। पहली बात। दूसरी बात, अनुच्छेद 394। ठीक है, दूसरी बात क्या है? अनुच्छेद 394। 394 में क्या लिखा था? किस आपके 15 अनुच्छेद तो 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे और बाकी जो अनुच्छेद हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाएंगे। ये बात कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 394। ये साथ साथ में पता होनी चाहिए। तीसरी बात, अनुच्छेद 395। तो अनुच्छेद 395 में लिखा है जब तक भारतीय स्वयं के संविधान को लागू नहीं करेंगे, बात ध्यान से सुनना, जब तक संविधान को लागू नहीं किया जाएगा तब तक 1935 और 1947 इन दोनों अधिनियमों के अनुसार कार्य किया जाएगा और जैसे ही संविधान लागू होगा वैसे ही इन अधिनियमों को समाप्त कर दिया जाएगा। वेद भवन जी, याद क्या करना है? सारी चीजें बहुत आसान है, आसान बहुत है।
सबसे पहले शीर्षक की बात हो गई, अनुच्छेद 393 दोनों को 3 को जोड़ो, मतलब 3 को 3 से गुणा करो तो 9 आ जाते हैं, तो 9 को बीच में लिख दो। ये बात करता है भारत के संविधान की। 394 तो हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, कि 15 अनुच्छेद तो इस दिन लागू होंगे और बाकी इस दिन लागू हो जाएंगे। और 395 में लिखा है कि जब संविधान लागू करोगे तब यह दोनों अधिनियम समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब जैसे कि एक व्यक्ति थे, व्यक्ति का नाम केवी राव था। एक व्यक्ति थे केवी राव, जो केवी राव थे, ठीक है, जो केवी राव थे, उन्होंने B.R. अम्बेडकर को संविधान की मतलब भारतीय संविधान की जननी कहा है। पैदा के करने वाला कौन था? B.R. अम्बेडकर, जनक कह सकते हो। आधुनिक मनु भी किसे कहा गया? B.R. अम्बेडकर को ही कहा गया। एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है चर्चिल, एक व्यक्ति का नाम है चर्चिल। चर्चिल ने संविधान को एक जाति संस्था कहा। क्या कहा? एक जाति, मतलब केवल हिंदू विशेष था, मुसलमान अलग हो गए थे। तो चर्चिल ने कहा संविधान सभा, जो भारतीय संविधान सभा है, वो एक जाति विशेष है, पहली बात। और चर्चिल ने एक बात और कही, संविधान सभा, जो भारतीय संविधान सभा है, वह एक ऐसा विवाह है, संविधान सभा जो है, संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। मतलब आपके जो मुस्लिम थे वो शामिल नहीं हुए थे ना, इसलिए क्या कहा? एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ठीक है, यहां तक क्लियर। एक बात और आपको पता होनी चाहिए, पहला जो संशोधन हुआ था संविधान सभा में, जो पहला संशोधन हुआ था, कब हुआ था? पहला जो संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ। और हमारी संसद कब बनी थी? बताओ, हमारी संसद कब बनी थी? 1952 में बनी थी। हमारी संसद 1952 में बनी, परंतु पहला संशोधन 1951 में हो गया। ये कैसे हुआ? गलती से हो गया क्या? गलती से नहीं हुआ, ध्यान को सुनना। यह संशोधन संविधान सभा के द्वारा किया गया। मैंने आपको समझाया था ना, जब तक हमारी निर्वाचित संसद नहीं बन जाती, जब तक हमारी निर्वाचित संसद नहीं बन जाती, तब तक, जब तक निर्वाचित संसद नहीं बनती, तब तक संविधान सभा ही सारे कार्य करेगी। संविधान को लागू कर दिया, संविधान में कुछ समस्याएं आई, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए संविधान सभा में पहला संशोधन किया 1951 में। ये बात यहां तक क्लियर हुई? यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? अब जो इतनी देर से बच्चे कह रहे थे मैडम बताओ कुल समय, तो संविधान को बनने में कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब एक बात ध्यान से सुनना, आपकी जैसे फड़िया है, बहुत सी किताबें हैं जो 18 दिन की बजाय जवाब 17 दिन भी देती है, ठीक है ना, बहुत सी ऐसी किताबें हैं। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बहुत सी किताबें 17 दिन भी देती हैं, ठीक है ना, बहुत सी किताबें 17 दिन भी देती हैं, बट 18 दिन को एक ये कह सकते हैं, जब भी एग्जाम में पहले पूछा जाता तब 18 दिन को ही तवज्जो दिया गया था, तो हम उसी पे ध्यान देंगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कुल खर्च। अब मुझे पता है कुल खर्च में बच्चे ये चाहते हैं मैं उनको 63,09,000 कुछ संख्या थी, ठीक है, मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मैं लगभग लिखवाती हूँ 64 लाख। लक्ष्मीकांत में भी 64 लाख लिखी हुई है, आपके इसमें एक और मौर्यन त्रिवेदी में भी 64 लाख लिखी हुई है। मुझे पता है कुल खर्च लगभग 63,09,000 कुछ समथिंग हुआ था, ठीक है ना, वो लगभग यूं मान के चलो कुछ ही पैसे कम थे, बाकी हम ऑप्शन जो है वो लगभग 64 लाख के आसपास, उसके लिए निश्चिंत रहो। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारे संविधान को बनाने के लिए कितने देशों का अवलोकन किया गया? हमारे संविधान को बनाने में कितने देशों का अवलोकन, मतलब हमारे संविधान को बनाने के लिए कितने देशों का अवलोकन किया गया? बताओ तो, कितने देशों का अवलोकन मतलब कितने देशों के संविधान को पढ़ा गया, समझा गया? बिल्कुल सही कह रहे हो, 60। हमारे संविधान में कुल बैठक कितनी हुई है? संविधान में कुल बैठक कितनी हुई है? 166, ठीक है। और कुल सत्र कितने हुए हैं? कुल सत्र कितने हुए हैं?
11 सत्र और एक बैठक और मिलाकर 12 सत्र। 11 सत्र और 11 सत्र में एक बैठक और मिलाकर हो गए 12। चलो, संविधान में प्रतीक काम में लिया गया था। संविधान सभा का जो प्रतीक है, ठीक है, मोहर का प्रतीक, संविधान सभा में मोहर का प्रतीक काम में लिया गया था। तो वो जो मोहर थी, उस मोहर में किसका प्रतीक था? हाथी का। हाथी का मुंह और सूंड बनी हुई थी, मुंह था और सूंड थी, केवल इतना ही प्रतीक था। तो हमारे यहाँ संविधान सभा में जो मोहर काम में ली जाती थी, उस मोहर में प्रतीक किसका था बच्चों? हाथी का था, ठीक है, हाथी का था। और हाँ, आपके यहां संविधान की 3 कॉपियां तैयार हुई थी। संविधान की 3 कॉपियां तैयार हुई थी, 2 अंग्रेजी में और 1 हिंदी में। 2 कॉपियां तैयार हुई थी। अब अगली बात सुनना, अंग्रेजी जो संविधान थे उसके सुलेखक कौन थे? अंग्रेजी में सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक ही व्यक्ति का नाम है, 5-6 नहीं है। प्रेम अलग नहीं है, बिहारी अलग नहीं है, नारायण अलग नहीं है, ये एक ही आदमी का नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। हिंदी में जो सुलेखक थे, हिंदी में लिखने वाले कौन थे? बसंत कृष्ण वैद। बसंत कृष्ण वैद कौन थे? बसंत कृष्ण वैद। ये हिंदी में इसके लेखक थे, ठीक है। यहां तक क्लियर? देखो, हर व्यक्ति का अपना अपना एक पहलू होता है। महात्मा गांधी जी जो थे वो संविधान सभा के उतने पक्ष में नहीं थे, पर संविधान सभा जो है उसमें बहुत सारे जो सिद्धांत थे वो गांधी से प्रभावित हैं, बिल्कुल प्रभावित हैं। संविधान सभा कंप्लीट है पहली खुशखबरी। तो आपकी जो संविधान सभा है वो कंप्लीट हो चुकी है। लगभग हमने इसे 3 घंटे दिए। परसों पढ़ा था, आज पढ़ा है। मनोज जी मैं बता चुकी हूँ, राजस्थान से 14 थे। बहुत सी जगह आपको 15 मिलेंगे, राजस्थान से जो है वो 14 थे। कहीं 9 भी मिलेंगे, 11 भी मिलेंगे, 14 है। अच्छा, एक बात और याद आ गई, बता दूं क्या? एक लास्ट बात और है। राष्ट्रमंडल जो खेल थे, राष्ट्रमंडल खेल की सदस्यता कब ली थी भारत ने? बताओ। राष्ट्रमंडल खेल की सदस्यता, राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता थी वो हम ली थी मई 1949 में। राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता थी वो कब ली थी? राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949 में। हाँ, प्रारूप पर बहस 114 दिन चली थी। जो प्रारूप था ना, प्रारूप पर 14 दिन चली थी। यहां तक क्लियर? चलो, ये हमारा संविधान सभा कंप्लीट है। कल क्लास होगी, ध्यान रखना। संडे को पता नहीं क्यों जनसंख्या कम होती है। टॉपिक कंप्लीट हो गया। टॉपिक संविधान सभा हमारा कंप्लीट है।